कहते हैं कि अपने क्रश के साथ थोड़ा मीन होना नॉर्मल है, लेकिन अकातेरू ने कभी इस थ्योरी पर यकीन नहीं किया। यही ख्याल उसके दिमाग में घूम रहे हैं जब वो डॉर्म में एंटर करता है। लेकिन इससे पहले कि वो अपने रूम तक पहुंचता, अंदर से एक जोरदार आवाज गूंजती है। बाहर खड़ा अकातेरू झुंझलाहट में सिर हिलाता है और खुद को शांत रखने के लिए एक गहरी सांस लेता है। अंदर कोई और नहीं बल्कि रोआ है, जो दिल खोलकर गा रही है। वो आराम से पसरी हुई है, गुनगुना रही है और उसके गाने के बोल चीख चीख कर गा रही है, जो अकातेरू की बढ़ती झुंझलाहट को और हवा देता है। फिर अकातू आखिरकार भड़क जाता है। वो अपने रूम में घुसकर पावर कॉर्ड को आउटलेट से झटके से खींचता है और म्यूजिक तुरंत बंद हो जाता है। अरोआ पूरी तरह से बेफिक्र होकर मुड़ती है और खुशी खुशी उसका अभिवादन करती है। फिर उसे लेक्चर देने लगती है कि बिना इनविटेशन किसी के रूम में घुसना कितना रूड होता है। उसकी ये शेखी उसे और इरिटेट करती है, क्योंकि ये उसका रूम है और वही ट्रेस पास कर रही है। वो उससे कहता है कि अपनी आवाज़ धीमी रखे, वरना बाकी रेजिडेंट्स डिस्टर्ब होंगे, और एक हिंट के तौर पर अपने हेडफोन्स की तरफ इशारा करता है। मानने के बजाय इरोआ उसे बड़ी शरारत से चिढ़ाती है, इशारा करती है कि वो उसे छूना चाहता है। अकातेरू बर्फीले अंदाज में उसे चुप कराता है, साफ कहता है कि उसे उसकी हरकतों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। उसकी लगातार बकबक से उसका बस जी मिचलाने लगता है। फिर इरोआ उस पर इल्जाम लगाती है कि वो उसे कपड़े बदलते वक्त पकड़ने की कोशिश कर रहा था। यहाँ तक कि मजाक में पुलिस बुलाने की धमकी भी देती है। हकीकत में अकातू वो शख्स है जिसे पुलिस बुलानी चाहिए। आखिरकार वो उसके रूम में जबरदस्ती घुसी है। वो एक पल के लिए इस बारे में सोचता है, लेकिन फिर रियलाइज करता है कि उस पर कोई यकीन नहीं करेगा। वो खुद को विक्टिम दिखाने में माहिर है। इरोआ को अकेरू पर अपनी धौंस जमाना बहुत पसंद है। एक मौके पर वो जानबूझकर उसके बिस्तर पर लेट जाती है और अपनी चेस्ट पर जोर देती है। अकातू फौरन अपनी नजरें दूसरी तरफ कर लेता है, लेकिन उसने डॉर्म की चाबी अपनी छाती के बीच छुपा रखी है। ये सच है कि उसने उसे चाबी दी थी, लेकिन इसका यह मतलब तो नहीं कि उसका जब मन करे वो वॉक इन करे। वो और आगे बढ़ते हुए उसे चिढ़ाती है कि अगर उसने उसे भगा दिया तो वो उसके बारे में कल्पनाएं करने लगेगा। इससे आखिरकार अकातू का पारा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है, तो वो एक स्प्रे बॉटल उठाकर उसके चेहरे पर पानी छिड़कता है। वो दोनों फिर से बहस में पड़ जाते हैं। रोहा जोर देकर कहती है कि वो असल में उसकी छोटी बहन की तरह है, क्योंकि वो उसके दोस्त की सिबलिंग है। लेकिन अकेरी इस बात को सिरे से खारिज करता है, उसे स्ट्रेंजर कहता है। वो उसकी बटन दबाती रहती है, हर मौके पर उसे चिढ़ाती है। तभी अकातेरू का फोन बजता है। उसके अंकल का कॉल है। वो ईरो को घूरता है और चेतावनी देता है कि कोई मैस मत करना, क्योंकि उसका फ्यूचर इस कॉल पर डिपेंड करता है। वो बेमन से अच्छा बर्ताव करने का वादा करती है। उसके अंकल मकोतो एचपीडब्ल्यू के प्रेसिडेंट हैं, जो एक बड़ी एंटरटेनमेंट कंपनी है। मकोतो ने अकातेरू के उस बोल्ड एप्लीकेशन के बारे में बात करने के लिए फ़ोन किया है, जो उसने बिना प्रॉपर एग्जाम दिए कंपनी में भेजा था। वो इस मूव से बहुत इम्प्रेस्ड नहीं है, लेकिन क्योंकि अकातू उसका भतीजा है, वो कुछ कंडीशंस के तहत इसे वर्कआउट करने को तैयार है। उसका लहजा अचानक सीरियस हो जाता है जब वो अकातू से पूछता है कि क्या उसकी कोई गर्लफ्रेंड है, जो अकातू और इरोबा दोनों को पूरी तरह से ऑफ गार्ड पकड़ता है। फौरन इरोआ की आंखों में शरारत चमक उठती है। साफ है कि वो कोई स्कीम बना रही है। अकातारू ये नोटिस करता है और उसे जो भी प्लानिंग कर रही है उसे रोकने की चेतावनी देता है, लेकिन वो उसे इग्नोर करती है। इसके बजाय वो पास आती है और अजीब सी आवाज़ें निकालने लगती है, ताकि मकोतो को फ़ोन पर उसकी प्रेजेंस पक्की हो जाए। पैनिक में अकातारू झट से झूठ बोलता है कि ये बस एक बिल्ली है जिसे उसने अडॉप्ट किया है। बदकिस्मती से जब मकोतो कैजुअली उस बिल्ली के बारे में सवाल पूछता है, अकातू उनमें से किसी का भी जवाब नहीं दे पाता, जो सिचुएशन को और भी सस्पिशियस बना देता है। इरोआ पीछे नहीं हटती और अकातू को और पुश करती रहती है, जिससे वो सांस के नीचे गालियां बुदबुदाने लगता है और मकोतो कंफ्यूज हो जाता है। अपने झूठ को बचाए रखने के लिए बेकरार अकातू नाटक करता है कि बिल्ली उस पर अटैक कर रही है, ताकि सिचुएशन बिलीवेबल लगे। आखिरकार मकोतो चीजों को जोड़ना शुरू करता है और मान लेता है कि अकातू की कोई गर्लफ्रेंड है। पैनिक में अकातू झट से मना करता है और इरोव को धक्का देकर दूर करने की कोशिश करता है। सौभाग्य से मकोतो ये सुनकर खुश लगता है कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, और उससे कहता है कि वो जल्द ही उसकी एप्लीकेशन की डिटेल समझाएगा। उनकी बातचीत के बाद रोहा अकातू के बिस्तर पर लौटती हुई शिकायत करती है कि उसे प्यास लगी है। एक आह भरकर अकातू उससे कहता है कि जाकर अपने लिए ड्रिंक ले आए, और वो खुशी खुशी उछलती हुई चली जाती है, उसे फ्रस्ट्रेटेड छोड़कर। अगले दिन अपने खाली पीरियड के दौरान अकातू अपनी नोटबुक में लिखते हुए समय बिताता है, जिंदगी और मौत पर रिफ्लेक्ट करता है और हर मिनट को एक बेहतर भविष्य सिक्योर करने में इस्तेमाल करने की अपनी वॉक पर। जैसे ही सब्जेक्ट खत्म होता है, अकातू का बेस्ट फ्रेंड ओजुमा थका हुआ अपनी कुर्सी पर ढेर हो जाता है। लकीली अकातू ने उसके लिए नोट्स बना लिए थे और ओजुमा शुक्रगुजार होकर उसका शुक्रिया अदा करता है।
एहसान चुकाने के लिए ओजुमा अकातू को क्लास के बाद थोड़ा एनित्सु खाने के लिए इनवाइट करता है। अक्कू हमेशा हैरान होता है कि ओजुमा एक इंसान के तौर पर कितना ग्रेट है, लेकिन ओजुमा ये तारीफ वापस उसी पर मोड़ देता है। वो बताता है कि अकातेरू का दिल सच में बहुत अच्छा है और यही चीज़ उसे वो बनाती है जो वो है। भले ही अकातेरू इस बात पर जोर देता है कि वो जो कुछ भी करता है सोच समझ कर करता है, ओजुमा इस बात की तारीफ करता है कि वो हमेशा दूसरों के बारे में भी सोचता है, जिसमें वो और उसकी बहन एरोआ भी शामिल है। ओजुमा कैजुअली मान लेता है कि एरोआ फिर से अकातू के घर में जबरदस्ती घुसी होगी, और जब अकातू इसे कंफर्म करता है तो ओजुमा उसे चिढ़ाता है कि शायद उसे उस पर क्रश है। अकेरू असहमत होता है, उसे लगता है कि उसे बस मस्ती करना पसंद है। ओजुमा तर्क देता है कि ये उसका अफेक्शन दिखाने का तरीका हो सकता है, लेकिन अकातुरू अपनी बात पर अडिग रहता है और कहता है कि अगर वो सच में उसे पसंद करती तो उसे इतना टॉर्चर करने की कोई वजह नहीं होती। इससे पहले कि उनकी बातचीत आगे बढ़े, एक तेज तर्रार टीचर क्लासरूम में एंटर करती है और स्टूडेंट्स को चेतावनी देती है कि वो उसका टाइम बर्बाद न करें। सब लोग झट से अपनी जगह से उठ खड़े होते हैं और यूं होमरूम शुरू हो जाता है। क्लास खत्म होने के बाद एक क्लासमेट अकातू के पास दौड़ती हुई आती है और बताती है कि एक क्यूट फर्स्ट ईयर गर्ल उसे ढूंढ रही है और हाँ, रोआ दरवाजे पर इंतजार कर रही है। जब उसका सामना होता है, वो स्वीट और कंपोज्ड एक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन अकातू ब्लंटली उसे कहता है कि नाटक छोड़ दे। पीछे हटने के बजाय या नॉट अंडरस्टैंड करने का नाटक करती है और सबके सामने वोलसम एक्ट करती रहती है, जिससे अकातू बैड गाय लगता है। वो उसे साथ में घर चलने का इनवाइट करती है, लेकिन जब अकीरू अपना सामान लेने वापस जाता है तो वो ये भी कहती है कि वो उसके साथ अकेली रहना चाहती है, ओजुमा को एक्सक्लूड करते हुए। ये सुनकर अकातारू चौंक जाता है और जोर से रिएक्ट करता है। एरवा इस मौके को भुनाती है, क्यूट एक्टिंग करती है और डिक्लेयर करती है कि वो एक कपल है। पूरी क्लास के मुंह खुले के खुले रह जाते हैं, जिसमें अकातुरू भी शामिल है, लेकिन वो नहीं रुकती। वो ड्रामेटिकली नकली आंसू बहाती है, पूरी तरह से अपने एक्ट में खो जाती है और अकातू को परेशान छोड़ देती है। ओजुमा अचानक आता है और पूछता है कि क्या हो रहा है। रोआ फौरन उसे बताती है कि वो और अकातू अकेले बाहर जा रहे हैं, जिससे अकातू और भी पैनिक हो जाता है। वो झट से उसका हाथ पकड़ता है और उसे एक सीरियस बात के लिए दूर खींच ले जाता है। आमने सामने वो यही जोर देती रहती है कि वो साथ है, भले ही ये साफ झूठ है। वो बताती है कि उसका मकसद पहले वाली फोन कॉल से आया, क्योंकि उसने सोचा कि उसे अपने अंकल को इम्प्रेस करने के लिए गर्लफ्रेंड की जरूरत पड़ सकती है। वो स्मगली डिक्लेयर करती है कि वो उसकी लीग से बाहर है, तो ये असल में उसकी जीत है। लेकिन अकातू बिल्कुल भी अम्यूज्ड नहीं है। वो उसे सख्ती से दखल न देने के लिए कहता है, क्योंकि उसका फ्यूचर दांव पर है। इससे पहले कि वो चला जाए, एरो अचानक उसे पीछे से गले लगा लेती है। वो उसे नोटिस करने के लिए चिढ़ाती है, कहती है कि फ्यूचर मैटर नहीं करता, बल्कि प्रेजेंट मैटर करता है। उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं और वो कबूल करती है कि वो उसकी गहराई से केयर करती है और बस चाहती है कि वो हमेशा साथ रहे। एक पल के लिए अकातू पीछे हट जाता है, सोचता है कि वो सिंसियर है। उसके गार्ड नरम पड़ जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो उस पर यकीन करने वाला होता है, इरोआ एक शरारती हंसी में फूट पड़ती है, ये खुलासा करते हुए कि ये सब एक एक्ट था। वो उसे अपने एक्ट में फंसने के लिए चिढ़ाती है और मजाक करती है कि वो ऐसे कन्फेस करना कितना चाहती थी। अकातू जवाब देने के लिए बहुत ज्यादा परेशान है। उसका चेहरा गर्म हो जाता है जब वो उसके लाल कानों को नोटिस करती है और मान लेती है कि वो एम्बेरस्ड है। वो गुस्से में फूट पड़ता है और ऐलान करता है कि वो आज के बाद उसकी किसी भी बात पर कभी यकीन नहीं करेगा। गुस्से में अकातुरू सीढ़ियों से नीचे इरोआ का पीछा करता है, लेकिन वो उसके पकड़ने से पहले ही बच निकलती है। बाद में वो अपने अंकल मकोतो से एक कैफे में एचपीडब्ल्यू में अपनी एप्लीकेशन पर चर्चा करने के लिए मिलता है। मकोतो बताता है कि उनके साथ कोई और भी जुड़ने वाला है, लेकिन पहले वो अकातू से प्राइवेटली बात करना चाहता है। वो इस बात का जिक्र करता है कि अकातू ने पहले ही एक गेम रिलीज कर दी है। अकातुरू स्पष्ट करता है कि ये एक टीम एफर्ट थी जिसमें कुल 5 मेंबर्स थे। ओजुमा प्रोग्रामर था और अकातू प्रोड्यूसर और डायरेक्टर दोनों की भूमिका में था। 3 और मेंबर्स के साथ मिलकर उन्होंने 5th फ्लोर अलायंस बनाया। वो मानता है कि गेम की सक्सेस उसकी टीम के बिना पॉसिबल नहीं होती। मकोतो नोट करता है कि इंडस्ट्री ने उनके अचानक उभरने के बारे में बात करनी शुरू कर दी है, उनकी इम्प्रेसिव अचीवमेंट को एक्नॉलेज करते हुए। वो मानता है कि जब वो स्कूल में था तो वो भी ऐसा कुछ नहीं कर सकता था, इसलिए अकातू इस पॉपुलैरिटी का हकदार है। टॉपिक में गहराई से जाने से पहले मकोतो अकातू को पहले कुछ ऑर्डर करने के लिए कहता है। अकितुरु मान लेता है कि उनके साथ जुड़ने वाला शख्स शायद कोई मैनेजर या रिप्रेजेंटेटिव होगा, इसलिए वो अपना प्रपोजल लेकर आता है, अच्छा इंप्रेशन देने के लिए तैयार। जब मकोतो ऑर्डर देता है, वो कैजुअली वेट्रेस के साथ फ्लर्ट करता है, यहाँ तक कि उसे डिनर पर चलने के लिए भी कहता है, जबकि वो साफ तौर पर काम कर रही है। अकातेरू अपने अंकल की बोल्डनेस से शॉक्ड है और उसे टोकता है,
लेकिन मकोतो कॉन्फिडेंटली कहता है कि वो जानता है कि लड़कियों पर लास्टिंग इंप्रेशन कैसे छोड़ना है, और वेट्रेस के एक्सप्रेशन को देखकर ये कंफर्म हो जाता है। परेशान होकर अकातु शांत होने के लिए बाथरूम जाने का बहाना बनाता है। वो अपनी आंखें बंद कर लेता है ताकि जो उसने देखा उसे भूल सके। इसलिए वो साइन देखने में फेल हो जाता है जो बताता है कि ताला टूटा हुआ है। वो बिना सोचे दरवाजा खोलता है और गलती से माशिरो पर वॉक इन कर बैठता है, जो अभी भी टॉयलेट पर बैठी है। इससे पहले कि वो रिएक्ट कर पाता, माशिरो उसे शर्मिंदगी में एक पंच मारती है। इस बीच अकेरू के ऑफिस में ईरो बोर हो रही है क्योंकि वो उसके आसपास मस्ती करने के लिए नहीं है। एक कॉलीग उनके रिलेशनशिप के बारे में पूछता है, लेकिन वो दृढ़ता से कहती है कि उनके बीच कुछ नहीं चल रहा। वापस कैफे में अकातु को पता चलता है कि माशिरो असल में वो दूसरी शख्स है जिसे उसके अंकल ने इनवाइट किया था। वो उसकी कजन है, मकोतो की बेटी, और वो बच्चों के रूप में साथ खेला करते थे। हालांकि अब वो उसे बिल्कुल नहीं पहचान पाया क्योंकि वो बड़े हो गए हैं। मकोतो फिर अपना प्लान रिवील करता है। वो चाहता है कि अकातुरु माशिरो के फेक बॉयफ्रेंड के रूप में एक्ट करे। बदले में वो एचपीडब्ल्यू में उसकी एप्लीकेशन को पुश करेगा, जो अकातु को पूरी तरह से स्टन कर देता है। माशिरो को ये आइडिया रिडिकुलस लगता है, लेकिन मकोतो पूरी तरह सीरियस है। वो समझाता है कि वो उसके ऑल गर्ल्स स्कूल से को एड स्कूल में ट्रांसफर होने को लेकर वरीड है, इसलिए वो चाहता है कि कोई उस पर नजर रखे। उसके रीजनिंग के बावजूद माशिरो दृढ़ता से उसके प्लान को रिजेक्ट करती है। क्यूरियस होकर अकातुरु पूछता है कि उसे ट्रांसफर करने की जरूरत क्यों है, लेकिन माशिरो ने उसे बताने से मना कर दिया, जिस पर मकोतो ने पूरी स्टोरी को रोके रखा। इकलौता डिटेल मकोतो ये रिवील करता है कि माशिरो ने बमुश्किल हाई स्कूल अटेंड किया है और वो एक ट्रूएंट रही है। हैरानी की बात है कि अकातुरु और आगे नहीं पूछता। उसके लिए ये एक फैक्ट उनकी चिंता को समझने के लिए काफी है, और वो उसके पास्ट पर ध्यान नहीं देता क्योंकि ये कंडीशन एचपीडब्ल्यू में उसकी टीम के एम्प्लॉयमेंट से जुड़ी है। अकातु अरेंजमेंट मानने का फैसला करता है। माशिरो, हालांकि साफ तौर पर रिलक्टेंट है, आखिरकार राजी हो जाती है, इस सख्त शर्त पर कि उनका रिलेशनशिप पूरी तरह से फेक रहेगा। डील पक्की होने के साथ अकातिरो अपना हाथ माशिरो की तरफ बढ़ाता है, लेकिन वो इसे हिलाने से मना कर देती है क्योंकि उसे अभी भी उनके अजीब बाथरूम एनकाउंटर की शिकायत है। ये एक्सचेंज देखकर मकोतो मुस्कुराता है, कन्विंस्ड है कि वो साथ जम जाएंगे। हालांकि दोनों इससे स्ट्रांगली डिसएग्री करते हैं। लेकिन जाने से पहले मकोतो अकातियु को याद दिलाता है कि माशिरो के फेक बॉयफ्रेंड के रूप में कोई भी रियल रोमांटिक मूव्स स्ट्रिक्टली फॉरबिडन है। अकातु इसे कोई प्रॉब्लम नहीं मानता, ये देखते हुए कि माशिरो उसे वैसे भी साफ नापसंद करती है। हर चीज पर रिफ्लेक्ट करते हुए वो अभी भी नहीं समझ पाता कि लोग क्यों कहते हैं कि किसी के साथ मीन होने का मतलब है कि वो रोमांटिकली इंटरेस्टेड है। आखिरकार वो एग्रेसिव लड़कियों से घिरा हुआ है। फिर भी उसकी फेक बॉयफ्रेंड जॉब कल से शुरू होती है। अगले दिन इरोवा अकातु को ग्रीट करती है, जिसे फौरन एहसास होता है कि कुछ गड़बड़ है। वो जानने की कोशिश करती है, अंदाजा लगाती है कि उसके मूड का मीटिंग से कुछ लेना देना है। वो उसे बताने से मना करता है, लेकिन वो जिद पर अड़ी रहती है और उसका पीछा करती है। उनमें से कोई भी नोटिस नहीं करता कि सुमेर माशिरो को इधर उधर लीड कर रही है। एक बार क्लास शुरू होने के बाद माशिरो को अकेरू की क्लास में अपना इंट्रोडक्शन देने के लिए कहा जाता है। नर्वसनेस में वो ब्लर्ट आउट करती है कि वो अकातु को डेट भी कर रही है। क्लास में कानाफूसियां फैल जाती हैं। लोग सोचते हैं कि उसके जैसी कोई अपना लुक किसी उसके जैसे नोबडी पे क्यों बर्बाद करेगी। सुजुकी, लड़कों में से एक, पूछता है कि वो कैसे मिले, और माशिरो गलती से कह देती है कि वो बाथरूम में मिले। अकितु अंदर ही अंदर पैनिक करता है, रियलाइज करता है कि इससे वो कितना बुरा लगता है। जब माशिरो उसके बगल वाली सीट लेती है, वो फ्रेंडली एक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो फौरन ठंडी पड़ जाती है। उसे याद दिलाती है कि उसने उसे माफ नहीं किया है। अकाती उसके साथ रीजन करने की कोशिश करता है, कहता है कि अगर उनकी स्टोरी बिलीवेबल होनी है तो उन दोनों को फ्रेंडली एक्ट करने की जरूरत है। माशिरो असहमत होती है, इस बात पर जोर देती है कि जब तक उनकी स्टोरी मैच करती है तब तक उनके क्लोज होने की कोई जरूरत नहीं है। ओजुमा अकातु के कंधे पर टैप करता है और पूछता है कि उसने कभी गर्लफ्रेंड होने का जिक्र क्यों नहीं किया। अकितु राज छुपाने के लिए माफी मांगता है, लेकिन इशारा करता है कि वो और मिशिरो असल में डेट नहीं कर रहे। लंच के दौरान अकातियो ओजुमा को माशिरो के साथ अपनी सिचुएशन डिटेल में बताता है। ओजुमा उसे चिढ़ाता है, कहता है कि उसकी लाइफ तो किसी रोमांटिक कॉमेडी जैसी लगती है। अकातु पलटवार करता है कि ओजुमा एक बेहतर प्रोटैगोनिस्ट बनेगा। उसकी पर्सनैलिटी और इस फैक्ट को देखते हुए कि उसकी एक छोटी बहन है, हालांकि उसकी पर्सनैलिटी बिल्कुल उस ट्रॉप में फिट नहीं बैठती। ओजुमा कहता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि वो पहले से ही अकातु से प्यार करती है। अकितारू इस आइडिया को सपाट तौर पर नकारता है, लेकिन ओजुमा बस मुस्कुराता है और लंच खरीदने जाने का बहाना बनाता है।
सुजुकी अकितुरु के पास आता है और पूछता है कि उसने गर्लफ्रेंड कैसे बना ली जब सबको लगता था कि वो पहले से इरोआ को डेट कर रहा है। माशिरो की बर्फीली घूर महसूस करते हुए अकातारू झट से स्पष्ट करता है कि वो ओजुमा की छोटी बहन है। फिर टॉपिक बदलकर सुजुकी के अपनी टीचर पर क्रश की तरफ ले जाता है, जिसकी अफवाह है कि उसे माचो गाइस पसंद है। ये सुनकर सुजुकी जोश से भर जाता है और क्लासरूम से बाहर तूफान की तरह निकल जाता है। अकातेरू, जो अभी भी माशिरो की ठंडी घूर महसूस कर रहा है, एक आह भरता है और पूछता है कि क्या उसे कोई प्रॉब्लम है। माशिरो डिमांड करती है कि अकातू उसके लिए सीफूड से भरे राइस बॉल्स लाए, ये ऐलान करते हुए कि चूंकि वो डेट कर रहे हैं, ये उसका फर्ज है कि वो उसकी सेवा करे। वो यहाँ तक धमकी देती है कि अगर उसने मना किया तो वो उनका फेक रिलेशनशिप खत्म कर देगी। बेमन से अकितु जैसा कहा जाता है वैसा करता है और 2 राइस बॉल्स और उसके लिए एक ड्रिंक लेकर लौटता है। वो वापस बैठ जाता है और चुपचाप अपने लिए खरीदी हुई ब्रेड खाता है। वो थोड़ी देर सोचता है कि कहीं वो उसकी बातचीत सुनकर जलस तो नहीं गई, लेकिन ये ख्याल खारिज कर देता है क्योंकि माशिरो साफ तौर पर उससे नफरत करती है। क्लास दोबारा शुरू होती है जब सुमेरी रूम के सामने आती है और स्टूडेंट से पूछती है कि क्या उन सब ने अपना होमवर्क पूरा कर लिया है। एक लड़का हाथ उठाता है और मानता है कि वो भूल गया, जिससे सुमेर का गुस्सा भड़क जाता है। वो जिम्मेदारी पर एक लेक्चर शुरू करती है, उन्हें चेतावनी देती है कि बिना अनुशासन के वो कम से ज्यादा कुछ नहीं है। स्टूडेंट अपनी सफाई देने की कोशिश करता है, लेकिन सुमेर उसे काट देती है। हालांकि आखिरकार वो इस शर्त पर माफ कर देती है कि वो बेहतर करने का वादा करता है। अकातेरू माशिरो की तरफ ग्लांस करता है और नोटिस करता है कि वो सुमेर को कितनी इंटेंटली देख रही है। वो नोट करता है कि सुमेर शायद एक ट्रांसफर स्टूडेंट के लिए आइडियल होमरूम टीचर न हो। जब क्लास खत्म होती है, सुमेर दरवाजे पर रुकती है और अकातू को बुलाती है। वो उसे एक असाइनमेंट डिस्कस करने के लिए काउंसलिंग रूम में मिलने का निर्देश देती है। अकातू शांति से राजी हो जाता है, लेकिन जैसे ही सुमेर निकलती है, कई लड़के परेशान होकर उसके पास आते हैं, ये सोचते हुए कि वो इतना कंपोज्ड कैसे रह सकता है जबकि सबको पता है कि वो कितनी डरावनी है। वो सिंपल रिप्लाई करता है कि वो उसे किल नहीं करने वाली, फिर काउंसलिंग रूम की तरफ चल पड़ता है। जब वो आता है, उसे अंदर आने का सिग्नल मिलता है। बस एक टॉर्चर चैम्बर के नज़ारे से स्वागत होता है। वो बीच में एक सीट लेता है और लगभग फौरन सुमेर का बर्ताव बदल जाता है। वो जमीन पर झुकती है और घबराहट से उसकी माफ़ी मांगती है। अकातारू का एटीट्यूड भी शिफ्ट होता है। वो अचानक पहले से कहीं ज़्यादा कॉन्फिडेंट लगता है। समीर लेसन प्लान और टीचिंग ड्यूटीज में डूबे होने के बहाने बुदबुदाती है। अकातेरू अपना फ़ोन निकालता है और उसे वो नोटिफिकेशंस दिखाता है जो उसे उसकी ऑनलाइन एक्टिविटी के बारे में मिले थे, रिवील करते हुए कि वो काम करने के बजाय और चीज़ें कर रही है। सुमुर की टीचिंग आइडेंटिटी शिबुकु मुरासाकी है। क्लास में उसे स्ट्रिक्ट वेनमस क्वीन के रूप में जाना जाता है, लेकिन अकातुरु और बाकी फिफ्थ एवेन्यू अलायंस के लिए वो सिंपल सुमेर है, उनकी इलस्ट्रेटर जो हमेशा अपनी डेडलाइंस को पूरा करने में स्ट्रगल करती है। अकातारू क्लास में पहले सुमेर के कठोर शब्दों की तरफ इशारा करता है, जिसने साफ तौर पर एक प्राइड को ठेस पहुंचाई। वो समझाती है कि उसका स्ट्रिक्ट टीचर पर्सोना वो नहीं है जो वो असल में है, क्योंकि ये सब बस उस एक्ट का हिस्सा है जो वो अपने स्टूडेंट्स के सामने खेलती है। आह भरते हुए अकातु सब्जेक्ट बदलने का फैसला करता है और उसकी अब तक की प्रोग्रेस के बारे में पूछता है। सुमेरी नर्वस हो जाती है और उसे अपना टैबलेट दिखाती है, जो एकदम खाली पन्ना दिखाता है। चिढ़कर अकातु उसे टॉर्चर मशीनों में से एक में फेंकने की कोशिश करता है, फिर उसकी पोनीटेल खींचता है जब वो भागने की कोशिश करती है। सुमी जोर देती है कि वो आर्टिस्ट ब्लॉक से जूझ रही है। उसके बाल छोड़ते हुए अकातु आह भरता है और कहता है कि अगर उसे परेशानी हो रही थी तो उसे उसके पास आना चाहिए था। सुमेर प्रोटेस्ट करती है, कहती है कि ऐसा करने से उसकी कूल इमेज खराब हो जाएगी। साफ तौर पर पेशेंस खोते हुए अकातु झुंझलाहट में उसके कंधे पर कुछ प्रेशर पॉइंट्स दबाता है। एक बार जब वो उसे छोड़ता है, वो बुदबुदाता है कि उसने कभी नहीं सोचा था कि सुमेर इतनी होपलेस हो सकती है। वो याद करता है जब वो पहली बार मिले थे। वो एक मांगा कन्वेंशन में पोटेंशियल इलस्ट्रेटर्स की तलाश कर रहा था, लेकिन उसे कोई नहीं मिला था। जैसे ही वो हार मानने वाला था, उसने एक टैबू रोमांस दर्शाने वाली एक कॉमिक पर गौर किया। आर्टवर्क इतना डिटेल था कि इसने फौरन उसका ध्यान खींचा। जब वो आर्टिस्ट के पास पहुंचा और पूछा कि क्या वो उसके प्रोजेक्ट में शामिल होगी, वो मुड़ी और उसके शौक में उसने रियलाइज किया कि ये उसकी होमरूम टीचर थी। ये वो वक्त था जब अकातु ने फैसला किया कि वो जो उसके सीक्रेट के बारे में जानता है उसे उसे अपने लिए काम करवाने के लिए इस्तेमाल करेगा। सुमेर अभी भी विश करती है कि वो एनकाउंटर अलग तरह से हुआ होता, क्योंकि इसने अकाचुरु को उसकी रेपुटेशन को एक रिलायबल टीचर के रूप में कंट्रोल करने का लिवरेज दे दिया। अकातारू उससे कहता है कि ये उसकी अपनी गलती है और अब जबकि वो उसकी टीम का हिस्सा है, बेहतर होगा कि वो गेम के लिए ड्राफ्ट बनाना शुरू करे। सुमेर कराहती है कि वो अभी भी अपने आर्टिस्ट ब्लॉक की वजह से ड्रॉ नहीं कर सकती। अकातुरु सुझाव देता है कि वो बस इस पे सो जाए, लेकिन सुमेर गलत समझ बैठती है और ब्लर्ट आउट करती है कि उसे 15 साल और उससे बड़े लड़के पसंद नहीं है। अकातेरू उसे ऐसा सोचने के लिए भी डांटता है और कहता है कि कुछ खाओ ताकि उसका ब्लड फ्लो हो और वो काम पर फोकस कर सके। वो उसे आधे दिन की एक्सटेंशन भी देता है, जो फौरन उसके मूड को ऊपर उठा देता है।
इससे पहले कि वो जाए, सुमेवर माशिरो के साथ उसके असली रिलेशनशिप के बारे में पूछती है। अकातेरू मानता है कि ये एक फेक रिलेशनशिप है जो उसने अपने अंकल की कंपनी का सपोर्ट पाने में उनकी मदद करने के लिए स्वीकार किया था। सुमेराय फिर रिवील करती है कि स्कूल के पास माशिरो के केस को हैंडल करने के लिए स्पेशल इंस्ट्रक्शंस हैं। अकातेरू फौरन अंदाजा लगाता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि वो एक शट इन है। अकातेरू मानता है कि वो बस इतना ही जानता है। तो सुमेर समझाती है कि माशिरो को उसकी पिछली स्कूल में बुली किया गया था। उसके कुछ क्लासमेट्स ने एक सीक्रेट खोज लिया था जो वो छुपा रही थी और इसका इस्तेमाल उस पर पावर रखने के लिए किया। सुमेर मानती है कि वो नहीं जानती कि सीक्रेट क्या है, लेकिन वो अकारू से माशिरो की स्कूल लाइफ को जितना पॉसिबल हो कंफर्टेबल बनाने में मदद करने के लिए कहती है। वो कहती है कि वो चाहती है कि माशिरो यहाँ जेन्युइनली अपना टाइम एंजॉय करे और उसे कॉन्फिडेंस है कि अकातेरू ऐसा करा सकता है। अकातू तारीफ को दरकिनार करता है, लेकिन सुमेरा जोर देकर कहती है कि उसे तारीफ एक्सेप्ट करनी चाहिए। उसे याद दिलाती है कि वो और ओजुमा दोनों भी उसकी लाइफ पर पड़े इम्पैक्ट के लिए ग्रेटफुल हैं। रूखे अंदाज में अकातू उससे कहता है कि चापलूसी से उसे एक और डेडलाइन एक्सटेंशन नहीं मिलेगी। बाद में अकातुई क्लासरूम लौटता है और माशिरो से पूछता है कि क्या वो साथ में घर चलना पसंद करेगी। माशिरो हालांकि रूखेपन से उसे अपने से दूर रहने के लिए कहती है। कानाफूसियां तेजी से फैलती हैं। कुछ चिढ़ाते हैं कि माशिरो जरूर छुंडेरे होगी और वो दोनों एक मैरिड कपल की तरह एक्ट करते हैं। ये कमेंट सुनकर माशिरो परेशान हो जाती है और क्लास से बाहर भाग जाती है। अकातेरू उसे जाते हुए देखता है, सोचता है कि वो उसके प्रति इतनी कोल्ड क्यों एक्ट करती है। ओजुमा उसके एक्सप्रेशन को नोटिस करते हुए रिमार्क करता है कि उसे नहीं लगता कि माशिरो बिल्कुल भी बैड पर्सन है। अकातेरू सहमत होता है, लेकिन कहता है कि उसे कम से कम उसे प्रोटेक्ट करने के लिए पास आने का मौका तो देना चाहिए। वो ओजुमा से सलाह मांगता है, लेकिन ओजुमा मानता है कि अकातू का केस मुश्किल है, ये देखते हुए कि माशिरो पहले से ही उसे नेगेटिवली देखती है। शू लॉकर एरिया में अकेला अकातू अचानक महसूस करता है कि दो बाहों ने उसे पीछे से कसकर पकड़ लिया है। एक जानी पहचानी चिढ़ाने वाली आवाज आती है और वो फौरन इसे रोआ के रूप में पहचान लेता है। वो उसे उतरने के लिए कहता है, लेकिन वो जोर देती है कि वो बस उसका साथ देकर उस पर काइंडनेस दिखा रही है। खुद को और करीब दबाते हुए रोआ चिढ़ाती है कि अगर वो सच में उसे जाने देना चाहता है तो जो सॉफ्टनेस वो महसूस कर रहा है वो गायब हो जाएगी। तब अकातेरू को एहसास होता है कि उसकी छाती उसकी पीठ से सटी हुई है। मामले को और बदतर बनाने के लिए अकेरू झट से समझ जाता है कि कुछ अजीब है और इरोआ उसके शक की पुष्टि करती है। वो मानती है कि उसने अंडरवियर नहीं पहना है। वो समझाती है कि हाल ही में वो थोड़ी बड़ी हुई है, जिससे उसके अंडरगारमेंट्स बहुत टाइट हो गए हैं। यहाँ तक कि उसकी स्कूल यूनिफॉर्म भी इतनी स्नग हो गई थी कि कुछ बटन पॉप ऑफ हो गए। मतलब कि अगर वो अब उससे दूर हुई तो वो एक्सपोज हो जाएगी। अकातेरू को उस पर यकीन करना मुश्किल लगता है, लेकिन ये स्लिम चांस कि वो सच बोल रही हो उसे दूर धकेलने से रोकती है। अगर वो झूठ बोल रही है तो वो बस मूर्ख लगेगा, लेकिन अगर नहीं तो उसे जबरदस्ती हटाना डिजास्टर स्पेल कर सकता है, न केवल ओजुमा के साथ उसकी फ्रेंडशिप के लिए बल्कि उसके अंकल की कंपनी के साथ उनके ग्रुप की डील के लिए भी। आखिरकार अगर कोई उन्हें इस तरह देख लेता है तो लोग मान लेंगे कि वो माशिरो को धोखा दे रहा है रोआ के साथ। डैमेज को मिनिमाइज करने का फैसला करते हुए अकातारू झट से अपने हाथ उसकी टांगों के चारों तरफ हुक करता है और उसे पिग्गीबैक पोजीशन में शिफ्ट कर देता है। हिरोआ पैनिक करती है जब अकातेरू उसे ताने मारता है। उससे ये मनवाने की कोशिश करता है कि वो झूठ बोल रही थी, लेकिन वो जिद पर अड़ी रहती है। अकातू स्कूल से बाहर भागता है, देखे जाने से बचने के लिए साइड रूट लेता है। अरोआ अचानक दौड़ से परेशान हो जाती है और ब्लर्ट आउट करती है कि वो सरेंडर करती है, जिस पर अकातू आखिरकार रुकता है। वो उसे फौरन नीचे नहीं उतारता, बस उसे चिढ़ाने के लिए झूठ बोलने के लिए उससे माफी मनवाता है। जब आखिरकार वो उसे नीचे गिराता है, वो उसके बर्ताव के लिए डांटता है। तभी रियलाइज करता है कि वो आधी सच बोल रही थी अंडरवियर न होने के बारे में। वो दोनों साथ में घर चलते हैं और अकातियो पूछता है कि क्या उसके पास किसी मुश्किल लड़की से दोस्ती करने की कोई सलाह है। ईरो अपील करती है, मान लेती है कि आखिरकार उसे कोई क्रश है। जब अकातु झट से उसे सही करता है और माशिरो के साथ सिचुएशन समझाता है, वो स्पष्ट करता है कि उसकी कोशिशें मुख्य रूप से उसके अपने फायदे के लिए हैं, लेकिन रोहा जोर देती है कि अंदर ही अंदर वो जेन्युइनली माशिरो से दोस्ती करना चाहता है। एक ग्रीन के साथ वो उसे कहती है कि ये उस पर छोड़ दे और वो उसे सिखाएगी कि माशिरो को कैसे जीतना है। अगले दिन अकातेरू स्कूल में डॉग कॉलर पहनकर आता है और माशिरो का बैग ले जाने की पेशकश करता है। लंच के दौरान वो उसे गर्म खाना सर्व करता है। लंच के बाद वो उसे पिगी बैक राइड देने की भी ऑफर करता है। उसकी सारी हरकतें बस माशिरो को इरिटेट करती हैं। वो उसकी लीश पकड़ती है और उसे स्टेयरवेल पर खींच ले जाती है जवाब मांगने, ये सोचते हुए कि ये कोई प्रैंक है। वो तब नाराज होती है जब अकीरो मानता है कि उसे भी रिडिकुलस लग रहा है, क्योंकि ये एक ऐसी स्कीम है जिसमें उसे इरोआ ने फंसाया। वो मानता है कि उसे पता था कि शायद ये काम नहीं करेगा, जो माशिरो को और भी फ्रस्ट्रेट करता है। वो सोचती है कि क्या वो उसे इतना नापसंद करता है।
इससे पहले कि अकातारू जवाब दे पाता, इरो आती है और उन्हें लवी डवी होने के लिए चिढ़ाती है। माशिरो पूछती है कि वो कौन है, तो वो खुशी से ऐलान करती है कि वो सब कुछ के पीछे की मास्टरमाइंड है। जब माशिरो उनका आसान मजाक देखती है, वो नोटिस किए बिना नहीं रह पाती कि वो दोनों कितने क्लोज लगते हैं। अचानक माशिरो ऐलान करती है कि वो जा रही है और उन्हें झिड़कती है कि उसे परेशान करना बंद करें। बाद में जब अकीतू और रोआ घर पहुंचते हैं, वो अपने अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में माशिरो को देखकर शॉक रह जाते हैं। माशिरो उन पर उसका पीछा करने का आरोप लगाती है, लेकिन वो जल्दी से समझाते हैं कि वो सब एक ही बिल्डिंग में रहते हैं। इरोआ खुशी से कहती है कि वो स्पिरिट में अकातू की बहन है क्योंकि उसका भाई उसका बेस्ट फ्रेंड है। माशिरो गलत समझ बैठती है और मान लेती है कि वो सब साथ में रहते हैं, जिस पर अकातू स्पष्ट करता है कि असल में सब एक ही फ्लोर पर रहते हैं। सुमेर ठीक ओजुमा के बगल में है और इरोवा का अपना खुद का अपार्टमेंट है। सुमेरे के जिक्र पर माशिरो अचानक भड़क जाती है। कहती है कि उसे नफरत है कि वो सब इतने पास रहते हैं और अपना दरवाजा जोर से बंद करती है। अकातू उसके दरवाजे के पास आता है और कॉन्फिडेंटली ऐलान करता है कि वो उसकी लाइफ में दखल देगा। अकातू अपने रूम में अपने ग्रुप के साथ मीटिंग बुलाता है। वो उनसे कहता है कि वो माशिरो के लिए उनके अपार्टमेंट बिल्डिंग में शिफ्ट होने का सेलिब्रेट करने के लिए वेलकम पार्टी रखना चाहता है। उसने पहले ही डेट सेट कर दी है, फ्राइडे रात 8 बजे। हालांकि इरोआ को चिंता है कि माशिरो शायद न आए। अकातू उसे एक कॉन्फिडेंट स्माइल देता है और कहता है कि उन्हें बस उसे काफी परेशान करना है और उसके पास पहले से एक प्लान है। अपने प्लान से पहले फिफ्थ फ्लोर अलायंस एक प्रोजेक्ट की डेडलाइन पूरी करने का जश्न मनाने के लिए अपनी छोटी सी पार्टी एंजॉय करता है। समीरा हमेशा से ज्यादा पीती है, जिस पर अकातारू उसे डांटता है कि वही है जो हमेशा अपने सबमिशन में लेट होती है। अकातेरू नोटिस करता है कि एरोवा असामान्य रूप से विनम्र और पोलाइट लग रही है, और वो समझाती है कि वो थोड़ा आउट ऑफ प्लेस फील करती है क्योंकि वो ऑफिशियली उनकी टीम का हिस्सा नहीं है। हालांकि वो सेलिब्रेशन में शामिल होने के लिए ग्रेटफुल है। अकातू उसे एक असहज नजर देता है, रियलाइज करता है कि जब इरोवा पोलाइट होती है तो ये उसे ऑफ कर देता है, खासकर क्योंकि वो आमतौर पर एक मुसीबत होती है। ओजुमा अकातेरू के कुकिंग की तारीफ करता है, खासकर उसके बनाए रोस्ट बीफ की। बदले में अकातेरू ओजुमा की टेक्निकल स्किल्स की तारीफ करता है, उसके इंजीनियरिंग सेटअप को क्रेडिट देता है जिसने उनकी फाइल्स को बहुत तेजी से अपलोड करने दिया और उन्हें समय पर डेडलाइन पूरी करने में मदद की। ओजुमा हम्बली तारीफ को खारिज करता है, कहता है कि उसे नहीं लगता कि वो पर्टिकुलरली टैलेंटेड है और जो वो करता है वो बस सिंपल स्टफ है। वो फिर मानता है कि इकलौती वजह कि वो अपनी स्किल्स का इस्तेमाल कर पा रहा है क्योंकि अकातू ने सबसे पहले उसके लिए अपॉर्चुनिटी बनाई। तो उसके लिए अकेरू वो है जो सच में टैलेंटेड है। अरोवा गर्म जोशी से मुस्कुराती है जब वो दोनों बातचीत कर रहे होते हैं। तभी अजोवा अचानक नोटिस करता है कि नामा को आसपास नहीं है। अकातू समझाता है कि नामा को पर्सनल डेडलाइन की वजह से उन्हें ज्वाइन नहीं कर पाया। नामा को उनका सिनारियो राइटर है। अकातेरू ने पहली बार एक फैन लेटर के जरिए नामाको को उनके गेम प्रोजेक्ट में शामिल होने का इनवाइट भेजा था और वो पूरी तरह से शॉक्ड था जब नामाको ने असल में जवाब दिया और राजी हो गया। वो अभी तक पर्सनली नहीं मिले हैं, लेकिन उनकी ऑनलाइन चैट से नामाको प्रोफेशनल, रिलायबल और बात करने में आसान लगता है, एक और एडल्ट के विपरीत जिसे अकातेरू जानता है। सुमेराय रियलाइज करते हुए कि वो उसकी बात कर रहा है, नशे में प्रोटेस्ट करती है। अकातेरू उसे दरकिनार करता है, कहता है कि वो बस नामाको की बात कर रहे हैं। जब वो देखता है कि वो कितनी ड्रंक है, वो पूछता है कि वो क्या पी रही है और हिरोमा उसे वो बॉटल दिखाती है जो सुमेर ने ड्रिंक्स मिक्स करने में इस्तेमाल की। सुमेर अचानक कहती है कि वो अमेजिंग फील कर रही है और अकातू पर झपटती है एक हक के लिए, जिसे वो रोकता है। अकातेरू झट से सब्जेक्ट बदलता है और माशिरो की सरप्राइज पार्टी के प्लान डिस्कस करने के लिए सबका ध्यान बुलाता है। पार्टी से 6 दिन पहले अकातू माशिरो को इनवाइट करने की अपनी पहली कोशिश करता है, बार बार उसकी डोरबेल बजाकर। जब वो आखिरकार दरवाजा खोलती है, उसका सामना अकातिरू की जोशीली ग्रिन से होता है जब वो उसे आने वाली पार्टी के बारे में बताने लगता है। इससे पहले कि वो खत्म कर पाता, माशिरो उसके चेहरे पर दरवाजा मार देती है। संडे को वो फिर कोशिश करता है, लेकिन इस बार वो रियलाइज करता है कि डोरबेल काम नहीं कर रही है। बिना हिम्मत हारे वो इसके बजाय उसका मेल बॉक्स इन्विटेशन लेटर से भरने का फैसला करता है। पार्टी से 4 दिन पहले क्लास के दौरान अकातू माशिरो को एक नोट फेंकता है जिसमें लिखा है कि वो उससे बात करना चाहता है। वो आगे पीछे नोट्स पास करने लगते हैं। माशिरो पूछती है कि क्या उसने कल जो किया वो बुलिंग गिना जाता है। अकितू झट से इनकार करता है, जोर देता है कि वो बस उसे डिनर पार्टी में इनवाइट करना चाहता था। माशिरो कन्विंस्ड नहीं होती, बताती है कि उसका मेलबॉक्स इनविटेशन से ओवरफ्लो हो रहा था जो इसे ट्रैश कैन जैसा बना रहा था। जब वो उसकी लाइम आईडी मांगने की कोशिश करता है, वो फौरन मना कर देती है। ब्रेक लेने का फैसला करते हुए अकातू कल फिर कोशिश करने की कसम खाता है। दुर्भाग्य से मिरो उसे पूरी तरह से इग्नोर और अवॉइड करती है। बुधवार को अकातू उसे तभी पकड़ता है जब वो एलिवेटर से बाहर निकलती है और उसे पार्टी की याद दिलाता है, केवल माशिरो के लिए उसे स्टॉकर कहने पर। अगले दिन वो उसे फिर स्कूल में पूछता है, लेकिन माशिरो उसे पब्लिक में करने के लिए डांटती है। क्लास के बाद अकातू और इरोमा पार्टी के सामान की शॉपिंग के लिए निकलते हैं।
ब्राउज करते वक्त इरोआ पिघले हुए चीज से भरे सॉसेज के फ्री सैंपल देने वाले एक स्टॉल से डिस्ट्रैक्ट हो जाती है। वो अकातू को एक ट्राई करने का आग्रह करती है, लेकिन वो एम्बेरेस्ड होकर मना कर देता है। सेल्स लेडी उन्हें कपल समझने की गलती करती है और उसे अपनी गर्लफ्रेंड के लिए एक लेने के लिए कहती है। जब वो फिर मना करता है, वो जोर देती है कि उसे लेना चाहिए क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड उदास लग रही है। इरोआ से एम्बेरेस्ड नहीं होना चाहते हुए अकातू बेमन से इसे ट्राई करने को राजी होता है, लेकिन जैसे ही वो सॉसेज के लिए पहुंचता है, इरोआ उसे दूर खींच लेती है। चिढ़ाती है कि अगर उसे सच में चाहिए तो उसे इसके लिए भीख मांगनी चाहिए, रियलाइज करते हुए कि वो बस उसे एम्बेरस करने के लिए ऐसा कर रही है। अकीतू फैसला करता है कि सबसे अच्छा होगा कि उसकी बात मान ली जाए। जब इरोआ उसे खिलाने की पेशकश करती है, वो चुपचाप इसका बदला लेने की कसम खाता है। वो सॉसेज खाता है और मानता है कि इसका टेस्ट ग्रेट है, जबकि सेल्स लेडी उन्हें अपने स्टॉल से प्यार से देख रही होती है। जब वो दूसरी आइल में जाते हैं, अकातू पूछता है कि इरोआ लोगों को इतनी आसानी से आई लव यू कैसे कह सकती है। इरोआ जवाब देती है कि जब वो जेन्युइनली उनकी केयर करती है तो ये आसान है, जिस पर अकातू चुपचाप उसकी तुलना माशिरो से करता है, जो अपनी फीलिंग्स के साथ हॉनेस्ट होने में स्ट्रगल करती है। ओआ पूछती है कि क्या अकातू माशिरो से उनका इनविटेशन एक्सेप्ट करवा पाया है। अकातू मानता है कि वो थोड़ा खोया हुआ है कि आगे क्या करना है। जब इरोआ एक ऊंचे शेल्फ पर टोमेटो सॉस के कैन के लिए पहुंचती है, वो उसे बताते हुए उसे पकड़ने के लिए स्ट्रगल करती है कि शायद वो बस काफ़ी मेहनत नहीं कर रहा है। वो बताती है कि जब अकातेरू सच में कुछ चाहता है, वो आमतौर पर जिद्दी होता है। आखिरकार वो ओजुमा और सुमेर दोनों को एचपीडब्ल्यू के साथ टीम अप करने के लिए मना पाया था। अकातेरू जवाब देता है कि ये उनके स्टूडियो के लिए एक ज़रूरी मूड था अगर वो बड़ा सपोर्ट चाहते थे। हिरोआ कहती है कि अकितू के पास ये समझने का हुनर है कि लोग असल में क्या चाहते हैं और इसका इस्तेमाल उन्हें ऐसी चीज़ें ट्राई करने के लिए मनाने में करता है जो वो आमतौर पे नहीं करते। अकातिरो समझाता है कि ये केवल इसलिए है क्योंकि उसने ओजुमा और सुमेर को अपनी टैलेंट बर्बाद करते देखा और वो चाहता था कि वो अपनी स्किल्स का इस्तेमाल किसी मीनिंगफुल चीज़ के लिए करे। इरोआ उसके रीजनिंग पर मुस्कुराती है और उससे कहती है कि उसकी सच्ची टैलेंट लोगों को उनकी चाहतों और उनके सपनों के बीच की खाई को पाटने में मदद करने में है। वो आखिरकार टोमेटो सॉस पकड़ लेती है, लेकिन अपना बैलेंस खो बैठती है और गिरते गिरते बचती है, केवल अकेरू द्वारा पकड़े जाने के लिए। रिलीफ महसूस करते हुए इरोआ ग्रीन करती है और रिमार्क करती है कि अकातू का एक और अच्छा गुण ये सुनिश्चित करना है कि उनका ग्रुप अपनी फ्रीडम को हल्के में न ले। वो कहती है कि शायद इसीलिए ओजुमा उस पर इतना भरोसा करता है। अक्कू उसे दयालु शब्दों के लिए शुक्रिया कहता है और माशुरो को पार्टी में आने के लिए मनाने का दृढ़ संकल्प महसूस करता है। इस बीच माशिरो की जगह पर माशिरो खुद से कहती है कि कोई रास्ता नहीं है कि अकातू उसे जा सके। पार्टी के दिन अकातू को क्लास के दौरान उसके पास जाने का कोई मौका नहीं मिलता। इसके बजाय वो ओजुमा के साथ चेक इन करता है ताकि सुनिश्चित कर सके कि सब कुछ तैयार है। ओजुमा कंफर्म करता है और मजाक में उससे कहता है कि एक हफ्ते से भी कम में सब कुछ एक साथ लाने के लिए उसका उस पर एहसान है। कॉन्फिडेंटली वो क्लासरूम छोड़ता है और अकितू ऐलान करता है कि माशिरो को पार्टी में लाने का उनका प्लान अब शुरू होता है। वो उसे शू लॉकर्स पर पकड़ता है, जहां माशिरो फौरन उसे इनवाइट करने की कोशिश बंद करने के लिए कहती है। अकितू माफी मांगता है और कोई और चाल न चलने का वादा करता है। फिर भी माशिरो कन्विंस नहीं लगती। वो जोर देता है कि वो बस साथ में घर चलना चाहता है क्योंकि वो एक ही बिल्डिंग में रहते हैं। लेकिन जब वो उसे देखता है, माशिरो पहले से ही उससे दूर भाग रही है। अकातारू सोचता है कि वो सच में उससे कितना नफरत करती है। फिर भी प्लान उनके साथ घर चलने पर डिपेंड करता है, इसलिए वो बनाए रखने के लिए अपनी रफ्तार बढ़ाता है। माशिरो नोटिस करती है और तेज भागने लगती है, जानने की डिमांड करती है कि वो क्या करने की योजना बना रहा है। जब अकातेरू उसका पीछा करता है, अकातू अनजान बनता है, दावा करता है कि वो बस घर भाग रहा है क्योंकि उसका मन है। माशिरो जानते हुए कि वो झूठ बोल रहा है, अचानक दिशा बदलती है। आखिरकार माशिरो एक नदी के किनारे रुकती है, पूरी तरह से सांस से बाहर। वो उस पर चिल्लाती है कि उसके बारे में चिंता करना बंद करे, जोर देती है कि वो स्थापित ग्रुप में फिट नहीं बैठती। वो उससे कहती है कि जाओ और अपनी लाइफ एंजॉय करो, उसे इसमें खींचे बिना। अकातेरू त्योरी चढ़ाता है और पूछता है कि वो कहाँ जाने की योजना बना रही है अगर वो कोई दोस्त बनाने से मना करती है। वो जानने की डिमांड करता है कि स्कूल ट्रांसफर करने का क्या मतलब है अगर वो कभी किसी से जुड़ने का इरादा नहीं रखती। वो बाथरूम इंसिडेंट के लिए माफी मांगता है और कहता है कि ये ठीक है अगर वो अभी भी उससे नफरत करती है, लेकिन उसे कम से कम कुछ कनेक्शन बनाने की कोशिश करनी चाहिए। माशिरो बहस करने के लिए मुड़ती है, लेकिन फिसल जाती है। अकातेरू उसे पकड़ने के लिए आगे झपटता है, केवल दोनों के नदी में जा गिरने पर।
पूरी तरह भीगे हुए अकातू उसकी तरफ न देखने की कोशिश करता है क्योंकि उसके कपड़े उसके शरीर से चिपक रहे हैं। परेशान होकर वो खड़े होने की कोशिश करती है लेकिन फिट होकर खाती है। अकातू उसे पकड़ता है, उसे स्थिर करने के लिए अपने खिलाफ खींचता है। एक बार जब वो किनारे पर वापस आ जाते हैं, अकातेरो चिढ़ाता है कि अब उनका मैचिंग ड्राउन रैट लुक है जो उन्हें बिलीवेबल कपल जैसा दिखाता है। माशिरो असल में पहली बार हंसती है, मानती है कि ये इमेजिनेबल सबसे बुरा कपल लुक है। उसके हल्के मूड को भांपते हुए अक्यू मजाक जारी रखता है, कहता है कि शायद ये भगवान का उनके फेक रिलेशनशिप को ब्लेस करने का तरीका है। माशिरो रूखेपन से जवाब देती है कि ऐसा भगवान मरने के लायक है, और अकातू उससे कहता है कि अगर वो प्रार्थना करती रही तो शायद वो अपने बारे में बेहतर महसूस करने लगेगी। वो मानती है कि कोई भी प्रार्थना अचानक उन लोगों को नहीं बनाएगी जो उससे नफरत करते हैं उसे पसंद करने लगे। क्यूरियस होकर अकितू पूछता है कि वो इतनी जिद्दी क्यों है, भले ही वो उसके साथ बनने की कोशिश कर रहा है। माशिरो ब्लट आउट करती है कि ये उस डील की वजह से जो उसने उसके पिता के साथ की थी, लेकिन जल्दी से पीछे हट जाती है। कहती है कि वो जानती है कि ये उसकी गलती नहीं है। वो कहती है कि वो जेन्युइनली उम्मीद करती है कि वो उससे नफरत नहीं करता। अक्कू उसे रिश्योर करता है कि असल में कोई उससे नफरत नहीं करता। माशिरो हिचकिचाती है और बताती है कि वो फिट न होने और इग्नोर किए जाने से डरती है, ये देखते हुए कि वो फिर से खुद को नीचा दिखाने वाली है। अकेरू उसे कोमलता से कहता है कि ऐसा महसूस करने में कुछ गलत नहीं है। वो मानता है कि वो भी बिल्कुल कोई ऐसा नहीं है जो स्टैंड आउट करता है। वो अक्सर ओवरलुक किया जाता है क्योंकि उसके पास कोई रिमार्केबल स्किल्स नहीं है। अकातेरू दावा करता है कि वो बस एक ऑर्डिनरी स्किल सेट वाला ऑर्डिनरी पर्सन है। उसकी टिप्पणी माशरों को प्रोटेस्ट करने पर मजबूर करती है, जोर देती है कि वो बिल्कुल भी ऑर्डिनरी नहीं है क्योंकि वो फिफ्थ फ्लोर अलायंस का लीडर है। अक्कातू हैरानी से उसे देखता है, सोचता है कि वो उसके ग्रुप के बारे में कैसे जानती है। माशिरो झट से ये कहकर कवर करती है कि उसके पिता अक्सर उसके डेवलप किए गेम के बारे में बात करते हैं क्योंकि इसने बहुत पैसा कमाया। अकातेरू उसे सही करता है, कहता है कि सारी कमाई बस गेम की डेवलपमेंट कॉस्ट में वापस चली जाती है इसे। अशीरा फिर रिमार्क करती है कि वो आसानी से उनकी क्लास का सबसे पॉपुलर स्टूडेंट बन सकता है, लेकिन अकातू रिवील करता है कि असल में कोई नहीं जानता कि वो या बाकी लोग हिट गेम के पीछे हैं। वो हैरान है और पूछती है कि क्या वो मजाक बनाए जाने से डरता है। अकातेरू कहता है कि वो बस अपनी सक्सेस को लेकर हम्बल रहना चाहता है और अटेंशन को अपना ईगो इन्फ्लेट नहीं करने देना चाहता। उसे सुनते हुए मक्सीरो मुस्कुराती है और प्यार से उसे वियर्ड बुलाती है। आखिरकार वो उनके अपार्टमेंट बिल्डिंग में लौटते हैं। माशिरो अभी भी पार्टी में आने से मना करती है, हालांकि वो मानती है कि वो इनविटेशन के लिए थैंकफुल है। जब वो अपने दरवाजे की तरफ बढ़ती है, अकातू पूछता है कि क्या वो उसके साथ अगले हफ्ते नॉर्मली ट्रीट करना शुरू कर सकती है। वो राजी होती है, लेकिन तब रुक जाती है जब वो नोटिस करती है कि उसका दरवाजा खुला है। वो सोचने लगते हैं कि शायद कोई अंदर घुस आया है। अकातेरू उसके सामने कदम रखता है और पहले अंदर जाकर सुनिश्चित करने की पेशकश करता है कि ये सेफ है। धीरे धीरे वो साथ में अपार्टमेंट में एंटर करते हैं। जैसे ही वो मेन रूम तक पहुंचने वाले होते हैं, अकातू सांस के नीचे कुछ अजीब बुदबुदाता है, फिर माशिरो को हल्के से आगे धकेलता है। जब वो दरवाजा खोलता है, माशिरो का स्वागत कन्फेटी के जोरदार पॉप और फिफ्थ फ्लोर के दूसरे रेजिडेंट्स की चीयर्स से होता है। पूरी तरह से हक्की बक्की माशिरो जानने की डिमांड करती है कि सब लोग उसके अपार्टमेंट के अंदर क्यों हैं। अकातेरू शर्मिंदगी से समझाता है कि ये असल में उसकी जगह है। उन्होंने एक डिवाइडर लगा दिया था ताकि ऐसा लगे कि हॉल में उसका यूनिट आखिरी है, ताकि वो सोचे कि ये उसका है। माशिरो त्योरी चढ़ाती है और पूछती है कि वो इतनी दूर क्यों गए जबकि वो उन्हें अपना दोस्त भी नहीं मानती। हीरो बीच में कहती है कि कोई भी टेनेंट असल में दोस्त नहीं है सिवाय अकातेरू और ओजुमा के। हालांकि वो कहती है कि वो चाहती है कि वो एक कपल होते। सुमेर फौरन इस आइडिया पर कूद पड़ती है, उनके बीच एक पूरे रोमांटिक सिनारियो की कल्पना करते हुए, जिस पर अकेरू उसे एक हिट मारता है। इरोआ जारी रखती है, समझाती है कि चूंकि वो सब एक ही फ्लोर पर रहते हैं, वो नेचुरली साथ में काम करने लगे। माशिरो अंदाजा लगाती है कि उसका मतलब गेम है, ये जानकर हैरान होकर कि वो इसके बारे में जानती है। उआ स्पष्ट करती है कि वो असल में टीम का हिस्सा नहीं है। अकेरियो जोड़ता है कि ये ठीक है अगर माशिरो उन्हें अपना दोस्त नहीं मानती, वो अभी के लिए उन्हें बस अपने फेक बॉयफ्रेंड के दोस्त के रूप में सोच सकती है। वो जिक्र करता है कि एक और मेंबर है, नामाको, जो मौजूद नहीं है लेकिन फिर भी उनके ग्रुप का एक इनवैल्यूएबल हिस्सा है। माशिरो शामिल किए जाने पर मुस्कुराती है और आखिरकार पार्टी ज्वाइन करने का फैसला करती है। पार्टी के बाद इरो अकातू के रूम में घुसती है और उसे हक करने की कोशिश करती है, लेकिन वो फौरन बच जाता है। सीरियस होते हुए वो माशिरो को सक्सेसफुली इनवाइट करने के लिए उसकी तारीफ करती है और कहती है कि वो रियली काइंड पर्सन है। उआ फिर अकातू को उसकी ग्रुप का हिस्सा बनने देने के लिए शुक्रिया कहती है, बिना ये बताए कि वो असल में फिफ्थ फ्लोर अलायंस के गेम की वॉइस एक्टर है। इरोआ फिफ्थ फ्लोर अलायंस की सीक्रेट वॉइस एक्टर के रूप में अपनी भूमिका के बारे में बात करती है। बाकी मेंबर्स को भी नहीं पता कि वो वॉइस एक्टिंग कर रही है, लेकिन वो फिर भी उनके गेट टुगेदर में बतौर आउटसाइडर शामिल होने के लिए ग्रेटफुल है।
वो इस बात से भी खुश है कि अकातू ही था जिसने उसे सबसे पहले खोजा और अप्रोच किया। अकातू रोआ से पास्ट के बारे में बात करने का फैसला करता है। अपनी कहानी में अकातू ने ओजुमा से संपर्क किया और पूछा कि क्या वो उसे अपने एक्सपेरिमेंट्स दिखा सकता है। ओजुमा इस शर्त पर राजी हुआ कि अकातू कभी कभी उन्हें चेक करने आया करे। अकातेरू ने स्वीकार किया और इस तरह उनकी दोस्ती शुरू हुई। कुछ ही समय बाद अकातारू के पेरेंट्स कहीं और काम करने चले गए और उसने ओजुमा की ही बिल्डिंग में रहना शुरू कर दिया। एक दोपहर अकातू ने ओजुमा को फ्लोर टाइल्स पढ़ते हुए पकड़ा। जब उसने पूछा कि ओजुमा क्या कर रहा है, ओजुमा ने दावा किया कि वो बस अपने दिमाग में नंबर्स के साथ खेल रहा है, टाइल्स को अपना रेफरेंस बनाकर। अकातेरू ने उसे अपनी जगह रहने का ऑफर दिया, लेकिन ओजुमा ने मना कर दिया। कहा कि उसकी बहन जल्द ही आएगी। जैसे ही उसने ये कहा, एरोहा आ गई। ओजुमा को अपने दरवाजे के बाहर देखकर कंफ्यूज लग रही थी। ओजुमा ने समझाया कि वो अपनी चाबियां भूल गया था और उसका इंतजार कर रहा था। हियुआ ने फिर अकातिरो को नोटिस किया, जिस पर ओजुमा ने उसे अपना दोस्त, पड़ोसी और क्लासमेट बताकर इंट्रोड्यूस किया। इरोआ ने हैरानी भरा एक्सप्रेशन निकाला क्योंकि उसने ओजुमा का कोई दोस्त होने की उम्मीद नहीं की थी। अकातेरू ने पोलाइटली अपना परिचय दिया और इरो ने भी वैसा ही किया। वो पहली बार था जब अकातू मेट्रो से मिला। उसने उसे रिजर्व्ड और पोलाइट के रूप में याद किया, उस आउटस्पोकन लड़की की तरह बिल्कुल नहीं जो वो अब थी। अगले दिन अकातेरू ने यूरोआ का जिक्र किया क्योंकि ओजुमा ने कभी उसकी चर्चा नहीं की थी और वो बिल्डिंग के आसपास कम ही दिखती थी। तभी ओटोए क्लासरूम में चली आई, सबका ध्यान खींचती हुई क्योंकि माना जाता था कि उसे सस्पेंड कर दिया गया है। ओटोए अकातू और ओजुमा तक चली आई और उनसे कहा कि उसे उनसे बात करनी है। वो राजी हो गए और एक बार जब वो ज्यादा प्राइवेट जगह पर थे, ओटोए ने माफी मांगी और उन्हें कैंडी ऑफर की। अकातेरू ने बताया कि ये स्कूल रूल्स के खिलाफ है, जिसने ओटोए को एम्यूज किया। उसने कहा कि उन्हें इतना अपटाइट नहीं होना चाहिए, खासकर किसी ऐसे के प्रति जो स्कूल स्किप कर रही थी। उसकी बातों ने उन्हें कंफ्यूज कर दिया क्योंकि उन्होंने मान लिया था कि उसे सस्पेंड किया गया है। वो अफवाहों से थोड़ी डिसअपॉइंटेड फील हुई क्योंकि उसने कभी ऐसा कुछ नहीं किया था जिससे उसे सस्पेंड किया जाता। ओजुमा ने अचानक पूछा कि क्या वो एक कैंडी ले सकता है। जैसे ही उसने उसके हाथ से एक ली, अकातू ने भी बेमन से एक ले ली। ओटोए ने पूछा कि क्या योहा ओजुमा की बहन है और कहा कि वो जानना चाहती है कि वो कैसी लड़की है। ओजुमा जवाब देने के लिए स्ट्रगल करने लगा, जिसने अकातू को हैरान कर दिया क्योंकि ओजुमा आमतौर पर बहुत डायरेक्ट होता था। ओटोई इम्पेशेंट हो गई, कहा कि यह तो आसान सवाल होना चाहिए था। अकातू ने तर्क दिया कि ओजुमा के लिए यह मुश्किल था क्योंकि वो इसके पीछे का इरादा नहीं जानता था। उसकी बात मानते हुए ओटोए ने खुलासा किया कि आगी ने नोटिस किया था कि इरोआ उनके जैसे डेलिंक्वेंट्स में इंटरेस्ट लेती दिख रही थी, इसलिए वो जानना चाहती थी कि क्या इरोआ उस टाइप में फिट बैठती है। हालांकि उनके रिएक्शंस के आधार पर ओटोए ने अंदाजा लगाया कि वो गलत थी और इरोआ बस एक टिपिकल ऑनर स्टूडेंट थी। उसने माना कि उसने उम्मीद की थी कि वो उसकी ट्रू पर्सनैलिटी जानते होंगे। अकातू ने पूछा कि क्या वो उसे अपने ग्रुप में वेलकम करने का प्लान बना रही हैं और ओटोए ने माना कि अगर इरोआ उनसे संपर्क करती तो वो उसका स्वागत करती। वो फिर चली गई और अकातियो ने ओजुमा से पूछा कि क्या वो ठीक है, क्योंकि सवाल का जवाब देना आसान होना चाहिए था। ओजुमा ने माना कि वो और इरोआ वास्तव में बहुत बात नहीं करते थे, इसलिए ब्लड रिलेशन के अलावा उनके बीच ज्यादा कुछ नहीं था। ओजुमा ने शेयर किया कि पिछले दिन असल में पहली बार था जब उन्होंने 2 महीनों में बात की थी। अकातेरू शॉक्ड था क्योंकि ये पहली बार था जब उसने ऐसे सिबलिंग्स के बारे में सुना था जो साथ रहते थे लेकिन मुश्किल से बात करते थे। उसने पूछा कि क्या उनके पेरेंट्स ने कभी इसका जिक्र किया, लेकिन ओजुमा ने कहा कि उन्होंने नहीं किया क्योंकि वो दोनों ही घर पर कम ही होते थे। अकातेरू मदद नहीं कर सका, लेकिन ओजुमा की फैमिली सिचुएशन के बारे में चिंतित महसूस किया। किसी तरह मदद करने की चाहत में उसने ओजुमा से पूछा कि क्या वो स्कूल के बाद कुछ गेम्स खेलने के लिए उसकी जगह पर हैंग आउट कर सकता है। स्कूल के बाद ओजुमा ने उसका स्वागत किया और पहली चीज जो अकातू ने नोटिस की वो थी कि लिविंग रूम में कोई टेलीविजन नहीं था। ओजुमा ने समझाया कि वहां नहीं था क्योंकि वो अपना ज्यादातर समय अपने रूम में बिताता था। वो उसके रूम की तरफ बढ़े और अकादिरू का स्वागत पूरे फर्श पर बिखरी चीजों के साथ एक कंप्लीट मेस ने किया। उसने ओजुमा को सफाई करने की कोशिश करने को कहा, लेकिन ओजुमा ने कहा कि उसे ये ऐसे ही पसंद है क्योंकि वो जानता था कि हर चीज कहाँ है। उसने ये भी दावा किया कि अव्यवस्था में रहने से उसे बेहतर आइडिया सूझते हैं। उसने ओजुमा को अपना गेम कंसोल दिया ताकि वो इसे हुकअप कर सके। जब ओजुमा इस पर काम कर रहा था, अकातू ने नोटिस किया कि ओजुमा ने अपना खुद का पीसी बनाया था। उन्होंने खेलना शुरू किया और जल्द ही अकेतू ने इरोआ को अपार्टमेंट में एंटर करते सुना। उसने खुद को एक्सक्यूज किया, कहा कि उसे बाथरूम जाना है, लेकिन सच में वो बस यूरोआ के बारे में और जानना चाहता था। जैसे ही वो सुनने के लिए करीब झुका कि एरोआ अपने रूम में क्या कर रही है, उसने नोटिस किया कि ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी से बात कर रही है। जैसे ही उसने शब्दों को समझने की कोशिश की, इरोआ ने अप्रत्याशित रूप से बाहर आने के लिए दरवाजा खोला।
अकातू को अजीब तरह से उसके सामने जमा हुआ छोड़ दिया। वो चीखने वाली थी, लेकिन अकातू ने झट से उसका मुंह ढक दिया और उसे उसके रूम में खींच लिया। उनके पीछे दरवाजा बंद कर लिया। उसने उससे कहा कि अगर वो चीखने नहीं देने का वादा करे तो वो अपना हाथ हटा लेगा। जब उसने सिर हिलाया, उसने जाने दिया केवल उसके लिए कि उसने उसे थप्पड़ मारा। तब रियलाइज किया कि जिसे उसने मारा था वो अकातू था, और उसने जल्दी से खुद को समझाने की कोशिश की। हालांकि उसने पहले ही तय कर लिया था कि वो एक क्रीप है जो लोगों के घरों में छिपकर बातें सुनने आता है। वो यहां तक सोचने लगी कि क्या उसे उससे पहली नजर में प्यार हो गया था और वो उसका पीछा कर रहा था। अकातू ने झट से इनकार किया, लेकिन इससे पहले कि वो अपना बचाव कर पाता, उसके हाथ में फोन बजने लगा। उसने उसे छीन लिया और कहने लगी कि वो उसे बाद में कॉल करेगी। अकातू ने पूछा कि क्या वो एक सागी के जरिए डेलिंक्वेंट्स के ग्रुप में शामिल होने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसने गुस्से से कहा कि वो बेबुनियाद आरोप न लगाए। अकातेरू ने जोर दिया कि उसे झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि वो इसके बारे में पहले से जानता था। इरोआ चिढ़ गई और उससे कहा कि ये उसका कोई काम नहीं है, लेकिन अकातू ने तर्क दिया कि वो बस वही कर रहा था जो सही था, क्योंकि वो ओजुमा का दोस्त था। इरोआ ने पलटवार किया कि उसके भाई का दोस्त होने से वो क्लोज नहीं हो जाते, क्योंकि वो स्ट्रेंजर्स जितने ही गुड थे। अकातू ने रियलाइज किया कि ये एक मुश्किल सिचुएशन थी। वो जानता था कि ओजुमा पहले से ही स्कूल में स्ट्रगल करता था और अपनी ऑड पर्सनैलिटी की वजह से आउट ऑफ प्लेस महसूस करता था। ऐसा लग रहा था कि आईए की हरकतें शायद और मिसअंडरस्टैंडिंग्स पैदा करें जो आखिर में ओजुमा को हर्ट कर सकती हैं। उसने फिर कोशिश की और पूछा कि क्या इरोआ उसके साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर करना पसंद करेगी। इसने केवल उसे और परेशान किया, और उसने सार्केस्टिकली कहा कि उसके भाई का दोस्त उसे लगातार परेशान कर रहा था और वो ट्रबल्ड थी, क्योंकि वो उसे अपने रूम से बाहर चाहती थी। अगले कुछ दिनों में अकातू ने थोड़ी खोजबीन करने का फैसला किया। अकातू स्कूल जल्दी निकल गया। अपने टीचर से कहा कि उसे बुखार है, गर्मी असहनीय थी, इसलिए वो पानी लेने एक वेंडिंग मशीन पर रुका। रिहाइड्रेट करने के बाद वो एरिया सर्च करता रहा, जब तक उसने एक लड़की को गिटार के साथ गाते हुए नहीं सुना। उसने फौरन शक किया कि वो सैगी है। जैसे ही वो पास आया, असागी ने उसकी स्कूल यूनिफॉर्म नोटिस की और पूछा कि क्या वो स्कूल से भाग रहा है। अकातेरू बड़बड़ाया कि उसे किसी मिडिल स्कूलर से लेक्चर सुनने की जरूरत नहीं है, जो खुद साफ तौर पर स्कूल स्किप कर रही थी। असागी को झटका लगा कि वो उसे जानता है और उस पर स्टॉकर होने का आरोप लगाया। अकातू ने जल्दी से स्पष्ट किया कि वो केवल उसे ढूंढ रहा था क्योंकि वो ओजुमा का दोस्त था। नाम पहचानते हुए असागी ने रियलाइज किया कि यह वही शख्स होना चाहिए जिसकी शिकायत इरोआ कर रही थी। अकितू ने जल्दी से अपना परिचय ठीक से देने की कोशिश की ताकि वो उसे क्रीप बुलाना बंद करे, लेकिन असागी ने बस उसे अपना अपर क्लासमैन बुलाने का फैसला किया। इससे पहले कि वो समझाना जारी रख पाता, तेज गर्मी ने उसे अभिभूत कर दिया। उसकी दृष्टि धुंधली हुई और वो उसके ठीक सामने गिर पड़ा। अकाती उस दिन को विविडली याद करता है। यह साल के सबसे गर्म दिनों में से एक था। वो बताता है कि एक्सागी ने मदद के लिए ओटोए को बुलाया और उनकी वजह से वो ठीक हो गया। हिरोहा सुनती है और अकातू पर आरोप लगाती है कि जब वो बेहोश था तो उसने ओटो की गोद को तकिए की तरह इस्तेमाल किया। अकितू इसे मानता है, लेकिन जोर देता है कि ओटोए ने ही उसका सिर वहां रखा था और उन्होंने बाद में बहुत सी चीजों के बारे में बात की। वो जोड़ता है कि सारी परेशानी इसके लायक थी क्योंकि उनका पूरा ग्रुप करीबी दोस्त बन गया है, भले ही वो अभी भी नहीं जानते कि एरोआ उनके गेम के पीछे की वॉइस एक्टर है। कहानी पर लौटते हुए अकातू असागी और यूरोआ दोनों के साथ बैठ गया। उसने असागी से डेलिंक्वेंट बनना बंद करने को कहा, तर्क देते हुए कि एक बार नॉर्मल स्टूडेंट लाइफ जीने की कोशिश करना उसके लिए अच्छा हो सकता है। अरोहा ने तर्क दिया कि अकातेरू उससे बहुत ज्यादा मांग रहा था क्योंकि वो इशारा कर रहा था कि वो उसे उसके करंट ग्रुप से दूर कर रहा है। अकातू ने शांति से समझाया कि वो उसे बिल्कुल भी दूर नहीं करना चाहता था, वो बस चाहता था कि वो अपने चॉइसेस पर विचार करे। फिर भी उसने उसका अपमान करना जारी रखा, कहा कि वो नहीं समझता कि लोग कैसा महसूस करते हैं। परिप्रेक्ष्य में रखने की कोशिश करते हुए अकातू ने कहा कि उसे यकीन है कि सागी दोस्तों के साथ घूमने से ज्यादा चाहती थी, इशारा करते हुए कि उसे म्यूजिक का रियल पैशन था। फिर उसने पूछा कि यूरोआ क्या करना चाहती थी। उसने कहा कि इससे रियली फर्क नहीं पड़ता। अकातेरू ने जोर दिया कि इससे फर्क पड़ता है कि वो दोस्त चाहती थी या म्यूजिक परस्यू करना चाहती थी। ये फैसला उसका था। जब अकातू ने सवाल दबाने की कोशिश की, असागी ने बीच में आकर उससे कहा कि वो बहुत हार्श हो रहा है। असागी ने कहा कि इरोआ बिल्कुल भी म्यूजिशियन बनने की कोशिश नहीं कर रही थी और अकातू को उसे पुश नहीं करना चाहिए। इरोआ शॉक दिखी, ये नहीं जानते हुए कि असागी उसके आर पार देख सकती है। असागी ने समझाया कि म्यूजिक सीन में होने के नाते ये ऑब्वियस था कि इरोआ परफॉर्म करने का लक्ष्य नहीं बना रही थी और वो बस म्यूजिक की फैन थी। अरोआ ने माना कि असागी की ऑब्जर्वेशन सच थी, लेकिन कबूल किया कि वो असागी की गहराई से तारीफ करती थी। अकातेरू ने इसका गलत मतलब निकाला और सोचने लगा कि कहीं वो सीक्रेटली डेट तो नहीं कर रहे। इरोआ ने फौरन इनकार किया, कहा कि वो बस तारीफ करती थी कि सागी कितनी बहादुर और कॉन्फिडेंट थी जो वो पसंद करती थी वो करने के लिए। अकातेरू अभी भी नहीं समझा कि इरोआ को ऐसा बनने के लिए सागी और ओटोए के आसपास रहने की जरूरत क्यों थी। इरोआ को स्ट्रगल करते देख असागी ने सच रिवील किया कि इरोआ को घर पर फ्रीडम या हॉबीज रखने की अनुमति नहीं थी। अकातारी कंफ्यूज था।
जबकि वो जानता था कि उनके अपार्टमेंट में टीवी नहीं था। इरोमा के पास फिर भी इंटरनेट और अन्य लीजर की एक्सेस थी। असागी ने समझाया कि फिर भी इरोआ को मजे करने की अनुमति नहीं थी और वो इस पूरे समय आज्ञाकारी रही थी। अकितू ने पूछा कि क्या उसकी करंट हरकतें उसकी माँ के भरोसे को धोखा देने के रूप में गिनी जाती हैं। रोआ ने चुपचाप इसकी पुष्टि की, लेकिन माना कि वो नहीं जानती थी कि वो असल में क्या चाहती थी। अकातेरू ने सोचने के लिए एक पल लिया। साफ तौर पर इरोआ के पास अपने पैशन को आगे बढ़ाने या उन्हें एक्सप्लोर करने की भी फ्रीडम नहीं थी। असागी और ओजुमा के विपरीत जो चाहे कर सकते थे। दृढ़ संकल्प की एक नई भावना के साथ अकातू ने फैसला किया कि वो सबकी मदद करेगा, एक ऐसी जगह खोजने में जहां वो फ्रीली अपने सपनों का पीछा कर सके, जबकि स्कूल में रहे, ताकि कोई भी कभी लड़कियों को फिर से बैड क्राउड का लेबल न दे। आगी ने शिकायत की कि अकातू दखल दे रहा था और जोर दिया कि उन्हें उसकी मदद की जरूरत नहीं है, लेकिन अकातू अडिग रहा, कहा कि वो उनकी मदद करेगा चाहे वो चाहे या नहीं, क्योंकि इससे आखिरकार उसे और ओजुमा दोनों को फायदा होगा। असागी ने पूछा कि वो क्या प्लानिंग कर रहा था, लेकिन अकातू ने माना कि उसके पास अभी तक कोई आइडिया नहीं था। फिर भी उसने उन्हें रिश्योर किया कि वो कोई रास्ता खोज लेगा। अपने हिस्से के खाने के पैसे देने के बाद अकातू पहले से ही गहरी सोच में डूबा हुआ निकल गया कि सबको खुश कैसे करना है। वो सोचने लगा कि वो ऐसे लोगों के साथ क्या कर सकता है जिनके पास प्रोग्रामिंग और म्यूजिक में टैलेंट था। अचानक एक प्रेरणा कौंधी। उसने ओजुमा से मुलाकात की और कहा कि उन्हें साथ में एक गेम बनाना चाहिए। ओजुमा हैरान था, लेकिन सुनता रहा जब अकातीरो ने अपना आइडिया डिटेल में समझाया। अकातू का मानना था कि ओजुमा के प्रोग्रामिंग संभालने से सब कुछ स्मूथली हो जाएगा। उसने ये नहीं सोचा था कि कोड को काम करने लायक बनाने के लिए ओजुमा को कितनी रिसर्च करनी पड़ेगी। इस बीच अकातारू ने कैरेक्टर्स, स्टोरी और इनिशियल आर्टवर्क डेवलप करने पर फोकस किया। फिलहाल के लिए उन्होंने पब्लिक डोमेन म्यूजिक का इस्तेमाल किया, बस ये टेस्ट करने के लिए कि प्रोजेक्ट कैसे साथ आएगा। उनके एक सेशन के दौरान ओजुमा ने माना कि उसे अकितू के साथ चीजें बनाने में मजा आता था। उसने समझाया कि जबकि वो हमेशा अकेले टिंकर और एक्सपेरिमेंट करता था, आखिरकार किसी और के साथ मिलकर कुछ बनाना फुलफिलिंग लगता था। उसे यह भी एक्साइटिंग लगा कि उनका प्रोजेक्ट जल्द ही दुनिया के खेलने के लिए अवेलेबल होगा। अकातारू सहमत हुआ और कहा कि वो पहले से जानता था कि गेम को टेस्ट करने के लिए सही लोग कौन हैं, समझाते हुए कि वो ओजुमा की बहन रोआ और असागी से इसे खिलवाएगा। उन्होंने असागी और इरोआ को अपना गेम टेस्ट प्ले करने के लिए इनवाइट किया। पहले असागी रूम की स्थिति को लेकर ज्यादा कंसर्न थी, हालांकि असागी ने रियली इसे एंजॉय किया और यहाँ तक कि एक्सप्रेशन ने जेन्युइन इंटरेस्ट दिखाया। जब वो गेम पर चर्चा करने के लिए बैठे, असागी ने कहा कि यह बहुत मिड था। उसने शिकायत की कि म्यूजिक सस्ता लग रहा था और गेम प्ले ही इकलौती चीज थी जिसने इसे एंजॉयबल बनाया। अकातेरू ने जिक्र किया कि गेम प्ले किसी भी गेम का ट्रू चार्म है। उसने समझाया कि सिंपल गेम्स जैसे रॉक पेपर सीजर्स ग्रेट हैं क्योंकि वो कंप्लीट हैं, रूल सिंपल हैं और जीतने का गोल क्लियर है। उसने जोड़ा कि ये फॉर्मूला एक अच्छे वीडियो गेम के लिए भी है। उसने जारी रखा कि वो एक छोटे बजट से भी कुछ मज़ेदार बना सकते हैं। फिर उसने ऐसे गेम्स बनाने के अपने सपने के बारे में बात की और वो कितना लकी था कि उसे ओजुमा मिला जिसके पास प्रोग्रामिंग की टैलेंट थी। हालांकि उसने कहा कि उनकी प्रॉब्लम म्यूजिक थी क्योंकि वो फ्री वाले इस्तेमाल कर रहे थे। वो गेम के लिए कुछ ओरिजिनल और हाई क्वालिटी चाहता था। असागी को शक हुआ और अकितू ने पूछा कि क्या वो गेम के डेवलपमेंट में मदद करने में इंटरेस्टेड है। इरोआ को शामिल किए जाने पर शौक लगा, लेकिन अकातू ने उसे दिलासा दी कि चूंकि बहुत कुछ किया जाना था, उसका शामिल होना कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। असागी ने माना कि वो इंट्रिग्ड थी, लेकिन इटो की काइंडनेस को धोखा नहीं देना चाहती थी। हालांकि अकातू ने पहले ही ओटोए से संपर्क किया था और उसकी परमिशन ले ली थी। असागी की आंखों में एक चमक आई जब उसने अरोआ को उनके साथ जुड़ने के लिए प्रोत्साहित किया। कहा कि इसका मतलब होगा कि उसे डेलिंक्वेंट नहीं बनना पड़ेगा। उसने जोड़ा कि अगर वो अकातू के साथ जुड़ गए तो वो अपनी बोरिंग लाइफ पीछे छोड़ सकते हैं। सबकी निराशा के लिए अरोवान ने ऑफर ठुकरा दी। उसने असागी से माफी मांगी कि उसने उसे अपनी प्रॉब्लम्स में घसीटा और वादा किया कि वो उसे फिर कभी डेलिंक्वेंट ग्रुप में शामिल करने के लिए नहीं कहेगी। उसने कहा कि वो फिर भी सागी के परफॉर्मेंसेस को सपोर्ट करेगी और फिर खुद को एक्सक्यूज किया ताकि बाकी लोग अपनी मीटिंग जारी रख सकें। अकातू ने उसके पीछे जाने का फैसला किया और आखिरकार उसे पास के एक पार्क में पाया। जैसे ही वो पास आया, उसने उसे खुद से बात करते सुना। उसकी आवाज़ शिफ्ट हो रही थी, जैसे कि वो अलग अलग पर्सनैलिटीज़ वाले एक से ज़्यादा लोगों से बात कर रही हो। वो खुद से बहस कर रही थी कि गेम डेवलपमेंट आइडिया कितना अच्छा लग रहा था, लेकिन वो नहीं जानती थी कि फिट कैसे होना है। असागी के विपरीत, जिसके पास म्यूजिक के लिए क्लियर टैलेंट था और जो आसानी से किसी भी चीज़ में खुद को फिट कर सकती थी जो वो करना चाहती थी, इरोआ खोई हुई महसूस कर रही थी। मीटिंग के दौरान उसने नोटिस किया कि सागी गेम खेलते वक्त कितनी जेन्युइनली इंट्रिग्ड लग रही थी।
उसकी दूसरी आवाज़ ने पूछा कि उसकी अपनी टैलेंट क्या थी, और उसने माना कि उसके पास कोई नहीं थी। वो सागी से गहराई से ईर्ष्या करती थी और चाहती थी कि वो उसके जैसी हो सके। एक और आवाज़ ने उसे चिढ़ाया, उसे वानाबी बुलाया। जैसे ही अकातेरू करीब आया, उसने बातचीत का ज्यादा हिस्सा सुनना शुरू किया और वो वैरायटी की आवाज़ों और पर्सनैलिटीज़ पर हैरान था जो उसने चित्रित की। वो सीधे उसके सामने आ खड़ा हुआ और अपनी हैरानी जाहिर कर दी। एरोवा ने उसे नोटिस किया और फौरन बेंच के पीछे छिप गई। शर्मिंदा थी कि उसने उसे पकड़ लिया था। अकातेरू ने उसे चिंता न करने को कहा क्योंकि वो फ्रीक आउट नहीं हुआ था, लेकिन एरोवा ने उस पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। उसने माना कि वो पहले हैरान था, लेकिन उसकी एक्टिंग से ज्यादा इंप्रेस था। उसने शिकायत की कि उसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था क्योंकि अब वो इसके बारे में एम्बेरेस्ड फील करती रहेगी। उसने वादा किया कि वो किसी को उसकी आदत के बारे में नहीं बताएगा, लेकिन ग्रोवा ने फिर भी उसे शक भरी नजरों से घूरा। उसने पूछा कि क्या वो उसे ब्लैकमेल करने की योजना बना रहा था, और अकातू ने वादा किया कि वो नहीं करेगा। आखिरकार वो उससे बात करने के लिए राजी हो गई और अकातू ने उसके वन वुमन एक्ट के बारे में पूछा। उसने उसे बताया कि कैसे उसने शुरू में सोचा कि वो 3 अलग अलग लोगों को सुन रहा था, केवल ये रियलाइज करने के लिए कि ये बस वो थी जब वो काफी करीब आ गया। उसने उसे दिलासा दी कि ये इनक्रेडिबल था कि वो आवाज़ों और पर्सनैलिटीज के बीच इतनी नेचुरली शिफ्ट कर सकती थी। उसने उसे तारीफ के लिए शुक्रिया कहा और शर्मा गई जब उसने कहा कि वो उसका फैन बन गया है। उसने समझाया कि ये बस एक आदत थी जो उसने तब पकड़ी जब वो एनीमे और कार्टून देखने के बाद बोर हो जाती थी। उसे कैरेक्टर्स क्यूट लगते थे और उसने उनकी आवाज़ों की नकल करनी शुरू कर दी। हालांकि उसकी माँ को ये हॉबी पसंद नहीं थी। उसकी माँ ने कोकर तब रोहन को आवाज़ें करना बंद करने और केवल पढ़ाई पर फोकस करने के लिए कहा। रोआ ने माना कि उसने अपनी माँ से कभी नहीं पूछा कि ये उसे क्यों परेशान करता था, लेकिन उसका एक्सप्रेशन देखकर उसे गिल्टी महसूस होता था। जब उनका टेलीविजन आखिरकार बैन कर दिया गया, वो बोर हो गई और उसने अपने खुद के कैरेक्टर्स और स्टोरीज बनानी शुरू कर दी। उन्हें सीक्रेट में एक्ट आउट करना शुरू किया। उसने जल्द ही रियलाइज किया कि उसके पास ओरिजिनल स्टोरीज बनाने की टैलेंट नहीं थी, इसलिए उसने अपने कैरेक्टर्स को उन लोगों पर बेस करने का फैसला किया जिनसे वो अपनी लाइफ में मिली थी। अकातू तब समझ गया कि उसके कैरेक्टर्स इतने स्टीरियोटाइपिकल क्यों लगते थे, लेकिन उसने फिर भी उसकी तारीफ की कि वो बिना स्क्रिप्ट के अपना एक्ट परफॉर्म कर सकती थी। इरोआ ने पूछा कि क्या अकातू का ड्रामा में कोई बैकग्राउंड था, लेकिन उसने इसके बारे में कुछ भी जानने से इनकार किया। हालांकि उसने रिवील किया कि उसकी माँ एक मेकअप आर्टिस्ट थी और वो उसके कई प्रोजेक्ट्स पर साथ जाया करता था। उसकी वजह से वो बता सकता था कि वो असाधारण रूप से अच्छी थी। इरोआ को तारीफ पाकर शर्म महसूस हुई, लेकिन अकातेरू ने जारी रखा कि उसके पास लोगों की पर्सनैलिटीज में गहराई देखने की नेचुरल टैलेंट थी। हालांकि वो जानता था कि इरोआ कभी अपनी टैलेंट का इस्तेमाल नहीं करेगी क्योंकि वो अपनी माँ को धोखा देने से डरती थी। उसने फिर पूछा कि उसके और ओजुमा के बीच चीज़ें तनावपूर्ण क्यों लग रही थीं। उआ ने माना कि उसे लगता था कि ओजुमा का उससे कोई लेना देना नहीं चाहता था। अकातू ने अंदाजा लगाया कि वो किसी ऐसे का इंतजार कर रही थी जो उसे बचाए और बदले ताकि वो फ्री हो सके। सब उदास दिखी, लेकिन माना कि वो सही था। अकातेरू ने अचानक उसे उस पर भरोसा करने को कहा, वादा किया कि वो वही होगा जो उसे बदलेगा और उसे कुछ मजेदार करने में खींच लाएगा। रोहा पहले हिचकिचाई, लेकिन अकातू ने पूछा कि क्या उसे अलग अलग कैरेक्टर्स पोर्ट्रे करने में मजा आता है। इरोआ ने माना कि उसने बस यही किया था, हालांकि उसे यकीन नहीं था कि इसका कोई मतलब भी है या नहीं। अकातू ने उससे कहा कि यह बिल्कुल वही रास्ता है जो एक एक्टर को फॉलो करना चाहिए। उस पल उसने रियलाइज किया कि वो क्या चाहती थी, और वो था एक एक्टर बनना। अकातू ने उसे एक बार फिर उनके ग्रुप में शामिल होने का आग्रह किया। उसे भरोसा दिलाया कि वो सावधानी बरतेंगे ताकि उसकी माँ को पता न चले। रोहा ने पूछा कि वो उसके लिए इतनी कोशिश क्यों कर रहा था, और अकातू ने सिंपल कहा कि वो हुजुमा की खातिर कर रहा था। रोहा शामिल होने को राजी हो गई, लेकिन केवल तभी अगर अकातू उसे बिना किसी ऑनरिफिक के इरोआ बुलाए। एक हफ्ते बाद उसने उसे अपने अपार्टमेंट में इनवाइट किया। रोआ ने फौरन उस पर केवल उसका शरीर चाहने का आरोप लगाया, कहा कि यह सस्पिशियस था कि उसने उसके लिए काम करने के लिए राजी होने के ठीक एक हफ्ते बाद उसे बुलाया। अकातेरू ने तर्क दिया कि ऐसी चीजें अब नहीं होती। इरोआ को ज्यादा कंफर्टेबल बनाने के लिए उसने उससे कहा कि वो दरवाजा लॉक नहीं करेगा और वो अपना फोन अपने पास रखने के लिए फ्री थी अगर वो उसे रिपोर्ट करना चाहे। इरोआ ने एंटर करने का फैसला किया, लेकिन जब उसने उसे ड्रिंक ऑफर की, उसने मना कर दिया। कहा कि वो रिस्क नहीं लेना चाहती कि उसने इसमें कुछ मिला दिया हो। उसने एक्टिंग के बारे में कई टेक्स्ट बुक्स नोटिस की। अकीरो ने समझाया कि उसने उन्हें इसलिए खरीदा क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वो अपने पैसे खर्च करे। उसने ये भी कहा कि उन्हें अपनी जगह पर रखना ज्यादा सेफ था ताकि उसकी माँ को पता न चले। उसने जोर दिया कि पेरेंट्स हमेशा चीजें ढूंढ ही लेते हैं, खासकर मदर्स। इरोआ को शक हुआ कि यह बस उसे नियमित रूप से आने का बहाना था,
लेकिन उसने माफी मांगी और एक्नॉलेज किया कि वो जेन्युइनली मदद करने की कोशिश कर रहा था। जल्द ही अकातू ने उसकी स्किल्स सुधारने के लिए एक ट्रेनिंग शेड्यूल बनाया। उन्होंने वोकल एक्सरसाइजेस के साथ शुरुआत की और ऑनलाइन एक्टिंग लेसन्स देखे। वो साथ में मूवीज भी देखते थे और बाद में अपने विचार शेयर करते थे। रोआ ने आवाज म्यूट करके और लाइंस खुद रिसाइट करके एनीमे डब करने की प्रैक्टिस भी शुरू कर दी। एक दिन ओटोय ने अकातेरू और इरोआ को अपनी जगह पर इनवाइट किया, ऐलान करते हुए कि उसका स्टूडियो आखिरकार तैयार है। वो उन्हें अपने परिवार के पुराने स्टोर हाउस में ले गई, जिसे उसने अपने डेलिंक्वेंट दोस्तों के लिए एक वॉइस स्टूडियो में बदल दिया था ताकि वो कुछ प्रोडक्टिव कर सकें। अकादिरू हैरान था कि वो कितनी दूर चली गई थी, लेकिन ओटोय ने उसे बताया कि वो उसे प्रेरित करने के लिए आंशिक रूप से जिम्मेदार था। अकातेरू ने सम्मानित महसूस किया और उसके नाम में एक ऑनरिफिक जोड़ना चाहता था, क्योंकि वो अब उसकी बदौलत फ्री में रिकॉर्ड कर सकते थे। इरोआ ने पूछा कि क्या वो रिकॉर्डिंग बूथ के अंदर जा सकती है, जिस पर ओटोय राजी हो गई। ओटोय अकातू की तरफ मुड़ी और पूछा कि उसने बाकी वॉइस एक्टर्स को कैसे ढूंढने की योजना बनाई। अकातू ने एक स्मर्क दी और कहा कि इरोआ खुद सारी आवाजें हैंडल कर सकती है। ओटोय को इस बात पर यकीन करना मुश्किल लगा, क्योंकि गेम में मेल कैरेक्टर्स भी थे, लेकिन अकातू ने उसे यकीन दिलाया कि वो इतने से ज्यादा काबिल है। इरोआ ने अपने बैग से स्क्रिप्ट निकाली और अकातुरू को सिग्नल दिया कि वो रिकॉर्ड करने के लिए तैयार है। ओटोय ने खिड़की से देखा, ये देखने के लिए एक्साइटेड कि इरोआ कितनी अच्छी थी। जब तक उन्होंने रिकॉर्डिंग खत्म की, शाम हो चुकी थी। ओटोय हैरान थी कि उसने हर कैरेक्टर को परफेक्टली रिकॉर्ड करने का मैनेज कैसे किया। अकातारू ने उसे एक स्मग लुक दिया और कहा कि उसने प्रैक्टिकली उसे पाला है, क्योंकि वो उसका प्रोड्यूसर और मैनेजर था। हालांकि उसने माना कि टैलेंट शुरू से ही उसके पास थी। एक दिन जब उन्होंने एक मूवी देखी, इरोआ एक एक्टर के लिए बहुत एक्साइटेड थी, जिस पर अकातू ने उसे हैंडसम गाइज के लिए सॉफ्ट स्पॉट रखने के लिए चिढ़ाया। हिरोआ ने समझाया कि ये असल में उसके लुक्स के बारे में नहीं था, बल्कि उसका बॉयज बिहेवियर था जिसने उसे एक्साइटेड किया। अकादरी को हैरानी हुई कि लड़कियों को उस तरह का ट्रेट चार्मिंग लगता था, जिसके चलते रोहा ने तर्क दिया कि लड़कियों को क्या पसंद है। इस पर उसका नजरिया आउटडेटेड था। अकातू को चिंता हुई कि शायद वो उससे नाराज हो, लेकिन एरोहा ने चिढ़ाया कि वो बस उसे कोल्ड शोल्डर देगी, इसलिए उसने उसे चेतावनी दी कि वो उसे गुस्सा न दिलाए। वो फिर शर्मा गई और अकातू का शुक्रिया अदा किया, समझाते हुए कि वो समझने लगी थी कि ओजुमा को उसके साथ घूमना इतना क्यों पसंद था। जाहिर तौर पर ओजुमा ने उसे बताया था कि अकातू उसके लिए एक रोशनी की तरह था, और उसे लगा कि एक सितारा बिल्कुल वही बयान करता था जो वो उनके लिए था। अकीरू को छुआ हुआ महसूस हुआ, जब तक कि उसने ये कहकर इसे एक गैड में नहीं बदल दिया कि उसका लास्ट नेम कुछ कुछ स्टार शब्द जैसा लगता था। उसने फिर जिक्र किया कि उसने हाल ही में ओजुमा से बात की थी। ऐसा लग रहा था कि वो गेम पर काम करने में रियली एंजॉय कर रहा था। ओरोन ने समझाया कि ओजुमा फैमिली में शायद ही किसी से बात करता था और अपना ज्यादातर समय अपने रूम में मशीनों के साथ टिंकर करते हुए बिताता था। उसने शेयर किया कि यह पहली बार था जब वो जेन्युइनली कुछ करते हुए खुश लग रहा था। इरोआ का मानना था कि इसकी एक बड़ी वजह अकातारू का उसकी लाइफ में होना था। हालांकि अकातू खुद को केवल ओजुमा के दोस्त के रूप में देखता था, ये कुछ ऐसा था जो ओजुमा लंबे समय से चाहता था। अकातू ने फिर इरोआ को एक प्रेजेंट दिया। जब उसने इसे खोला, उसे अंदर एक हेडसेट मिला। उसने उसे अपनी जगह की एक स्पेयर चाबी भी दी, ताकि वो कभी भी म्यूजिक सुनने या एनीमे और मूवीज देखने आ सके। वो उस दिन अकातुरू के लिए गहराई से ग्रेटफुल महसूस करती थी, क्योंकि आखिरकार उसके पास एक ऐसी जगह थी जहां वो ट्रू खुद हो सकती थी। वर्तमान में इरोआ प्यार से उस चाबी को देखती है जो उसे दी गई थी, लेकिन अकातू शिकायत करता है कि वो कैसे चीजें चुराती है। इरोआ तर्क देती है कि उसने उसे परमिशन दी थी, लेकिन अकातेरू कहता है कि उसने नहीं दी होती, अगर उसे पता होता कि वो इतनी सिरदर्द बन जाएगी। इरोआ चिढ़ाती है कि अकातू को उससे प्यार है, लेकिन अकातेरू उसे सही करता है। कहता है कि वो उसकी टैलेंट से प्यार करता है। वो उससे कहता है कि वो बेशक एक जीनियस है जो इरोआ को अंदर से गर्माहट महसूस कराता है। अकातू उसे चेतावनी देता है कि वो घमंडी न बने, और वो प्लेफुली शिकायत करती है कि उसे बढ़ने के लिए तारीफ की जरूरत है। वो फिर पूछता है कि क्या उसके घर की सिचुएशन बदली है, लेकिन इरोआ कहती है कि अगर ऐसा होता तो वो उसके अपार्टमेंट में नहीं होती। वो उसे फिर शुक्रिया कहती है कि वो जो अभी है वो उसी की बदौलत है। अकातू हालांकि कहता है कि इरोआ ने आखिरकार किसी का ध्यान तो खींच ही लिया होता, भले ही उसकी मदद के बिना। वो सागी का उदाहरण देता है, क्योंकि उनके पहला गेम बनाने के ठीक बाद उसे स्काउट किया गया था और बाद में एक लेबल के तहत म्यूजिक परस्यू करने यूएस चली गई। अकातू कहता है कि असागी उसकी शुक्रगुजार है, क्योंकि वो अभी भी उसके अंडर काम करती है। इरोआ शिकायत करती है कि उसे बस सबकी ग्रेटिट्यूड एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए। अकातेरू सोचता है कि उसके आने की वजह उसे यह रियलाइज कराना है कि सब उसके लिए थैंकफुल हैं, और उसे एक दखलंदाज जूनियर कहता है। जब अकातू आसमान की तरफ देखता है, इरोआ उसे पीछे से हग करने का फैसला करती है। वो मानता है कि हग कंफर्टेबल है। इरोआ फिर कबूल करती है कि वो उसके दोस्त की छोटी बहन से बढ़कर बनना चाहती है,
लेकिन अकातू उससे कहता है कि उसे नहीं सोचना चाहिए कि वो इतने करीब हैं। हुआ अपनी निराशा छुपाने की कोशिश करती है, लेकिन अकातारू रियलाइज करता है कि माशिरो के उनके ग्रुप में जुड़ने की वजह से चीजों को बदलने की जरूरत है। वो समझता है कि उसे उन सबके साथ दोस्त बनने की जरूरत है। तो वो रोआ को सबके साथ शॉपिंग पर चलने का इनवाइट करता है, कहता है कि उन सबको दोस्त होना चाहिए। देखने के लिए शुक्रिया। सब्सक्राइब करना सुनिश्चित करें ताकि आप हर हफ्ते नए एपिसोड्स मिस न करें।